अध्याय 11। भले ही आशीष के पास 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट हो, लेकिन पिता की कार्रवाई उसके प्रति बहुत पक्षपातपूर्ण है। गायत्री ने असंतुष्ट तरीके से तर्क दिया। क्या यह हो सकता है कि साल के अंत में कबीले की सभा में हमारा ध्रुवांत? वास्तव में गायत्री की आंखें लाल हो गईं और उसके शब्द उसके गले में अटक गए। मैं पिताजी से बात करने जा रहा हूँ। इस समय भीम गुस्से में खड़ा हो गया और बोला, पिताजी यह जरूरी नहीं है। ध्रुवांत ने भीम को अचानक रोकते हुए कहा, दादाजी को ढूंढना जरूरी नहीं है। भीम और गायत्री अपने बेटे की ओर देखने लगे। जैसे ही भीम ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, उसने अपने बेटे के शरीर पर युद्ध क्यूई की उज्जवल चमक देखी। युद्ध क्यूई का बाहरी प्रक्षेपण। एक पल के लिए चकित होने के बाद राणा और गायत्री ने आश्चर्य में कहा, उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव स्पष्ट था। युद्ध क्यूई का बाहरी प्रक्षेपण, क्या इसका मतलब है? भीम और गायत्री के मन में एक विचार कौंधा। प्रथम श्रेणी के योद्धा। केवल प्रथम श्रेणी के योद्धा तक पहुंचने के बाद ही कोई शरीर के बाहर युद्ध क्यूई को प्रक्षेपित कर सकता है। कोई व्यक्ति जिसने अभी अभी सफलतापूर्वक युद्ध क्यूई को संघनित किया है, वह युद्ध क्यूई को बाहर की ओर प्रक्षेपित करने में असमर्थ था। ध्रुवांत, तुम, क्या यह हो सकता है कि तुम प्रथम श्रेणी में आगे बढ़ गए हो? भीम ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि उसने अपनी आंखों से इसका सबूत देखा था, लेकिन वह निश्चित नहीं हो पाया, क्योंकि यह एक भ्रम हो सकता था। यह सही है पिताजी, माँ, मैं पहले ही प्रथम क्रम में आगे बढ़ चुका हूँ। ध्रुवांत ने सिर हिलाया। वह अपने माता पिता को कबीले की सभा से संबंधित मामलों के बारे में अंतहीन चिंता करते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी ताकत का एक हिस्सा प्रकट करने का फैसला किया। अपने बेटे की पुष्टि सुनकर भीम और गायत्री को आखिरकार उनके सामने सच पर यकीन हो गया। उनके चेहरों पर खुशी छा गई, खासकर गायत्री के चेहरे पर। आश्चर्य और उत्साह से भर जाने के बाद वह दौड़कर आई और ध्रुवांत को कसकर गले लगा लिया। अद्भुत, मेरा बेटा आखिरकार पहले क्रम में आगे बढ़ गया। गायत्री के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक आए। गायत्री की महिला काफी कामुक थी। इतनी कसकर गले लगाए जाने से ध्रुवांत को ऐसा लगा कि उसका दम घुटने वाला है। आखिरकार वह एक पल के बाद बड़ी मुश्किल से छूटने में कामयाब रहा। यह केवल फर्स्ट ऑर्डर है, क्या इतना बड़ा हंगामा करना जरूरी है? ध्रुवांत ने अपने दिल में उदास होकर सोचा। हालांकि वह सचमुच महसूस कर सकता था कि भीम और गायत्री का उसके प्रति कितना प्यार था। थोड़ी देर बाद भीम और गायत्री धीरे धीरे अपनी खुशी और उत्साह से शांत हो गए। ध्रुवांत, तुम फर्स्ट ऑर्डर में कैसे आगे बढ़े? भीम ने अपने दिल में संदेह व्यक्त किया। राणा, ध्रुवांत की ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट प्रतिभा के साथ फर्स्ट ऑर्डर में आगे बढ़ने में कम से कम 1 साल या उससे अधिक समय लगेगा। गायत्री भी प्रश्नवाचक दृष्टि से अपने बेटे की ओर देखने लगी। जाहिर है उसे भी कुछ संदेह था। बोलने के बजाय ध्रुवांत ने भीम और गायत्री की चकित निगाहों के सामने अपनी छाती से 2 चमकीले लाल फल निकाले। फलों की चमकदार रसीली लालिमा ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये यान फल हैं? भीम और गायत्री दोनों ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ध्रुवांत हंसा। 1 महीने पहले मुझे गलती से ये यान फल पीछे के पहाड़ की एक घाटी में मिले थे। कुल 5 फल थे और मैंने उनमें से 3 ले लिए। वास्तव में शुरुआत में यान फल के 5 टुकड़े थे, लेकिन ध्रुवांत ने केवल एक ही खाया। 3 फल। भीम और गायत्री ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें आखिरकार समझ में आ गया कि उनके बेटे ने इतने कम समय में फर्स्ट ऑर्डर में क्यों तरक्की कर ली। अच्छा, हाँ ध्रुवांत, अप्रत्याशित रूप से तुम्हें इतनी अच्छी किस्मत मिली है। यांग फल एक अद्भुत फल है। इसके लाभ लीरियन हार्ट ग्रास की तुलना में कम नहीं है, जो तुम्हारे दादाजी ने आशीष के लिए खरीदे थे। भीम ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारी भविष्य की साधना के लिए भी फायदेमंद है। यहाँ तक कि गायत्री भी कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। पिताजी, माँ, ये 2 यांग फल हैं, आप दोनों एक एक लें और साधना करें, ध्रुवांत ने कहा। भीम और गायत्री के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे मना करने ही वाले थे कि ध्रुवांत ने बीच में टोकते हुए कहा, मैंने पहले ही 3 फल खा लिए हैं। इससे ज्यादा खाने से सिर्फ बर्बादी होगी और मुझे कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि पिताजी और माँ इसे खा लें। यह सुनकर भीम और गायत्री कुछ और नहीं कह सके। कुछ सेकंड बाद भीम ने सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है। ध्रुवांत के हाथ से 2 यांग फल लेते हुए उसने उन्हें देखते हुए गहरी सांस ली। अपने दिल में उत्साह को दबाने की कोशिश की। वह 1 साल से भी ज्यादा समय से लेट 6th ऑर्डर में फंसा हुआ था। यांग फल के इस टुकड़े के साथ वह 2 महीने के समय में पीक 6th ऑर्डर तक पहुंचने में सक्षम हो जाएगा। वास्तव में उसे इस यांग फल की बहुत जरूरत थी। अपनी हथेली में छोटे लाल रसीले फल को देखते हुए गायत्री की अभिव्यक्ति भीम से बहुत अलग नहीं थी। यांग फल के इस टुकड़े के साथ उसके लिए छठे क्रम पर आगे बढ़ने की उम्मीद थी। ध्रुवांत, फर्स्ट ऑर्डर में अपनी सफलता के बारे में फिलहाल दूसरों को मत बताना। भीम ने कुछ स्पष्टता हासिल करने के बाद अपने बेटे से कहा और आगे कहा, हालांकि यांग फलों को निगलने के बाद आप सफलता पाने में कामयाब रहे, फिर भी आपको अपने अभ्यास में प्रयास करने की जरूरत है। साल के अंत तक फर्स्ट ऑर्डर के मध्य तक पहुंचने का प्रयास करें। भीम के विचार में जब तक उसका बेटा मध्य प्रथम क्रम तक पहुंच सकता है, भले ही आशीष उस समय देर से प्रथम क्रम में हो, उसके बेटे के दोनों हाथों को अपंग करना मुश्किल होगा। मध्य प्रथम क्रम और अंतिम प्रथम क्रम के बीच का अंतर लगभग नगण्य था। पिताजी, माँ, निश्चिंत रहें कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ध्रुवांत ने कहा। भीम और गायत्री को उन शब्दों से सांत्वना मिली। थोड़ी देर बाद ध्रुवांत पूर्वी प्रांगण हॉल से वापस अपने छोटे से प्रांगण में चला गया और सीधे अभ्यास मोड में चला गया। तीसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद दोहरे सिर वाली मार्शल आत्मा की पाताल लोक की आध्यात्मिक आभा को अवशोषित करने की गति फिर से बढ़ गई थी। उसके शरीर के अंदर युद्ध क्यूई और भी अधिक शक्तिशाली हो गई थी। लगभग हर दूसरे दिन की गति से उसके शरीर के अंदर युद्ध क्यूई अधिक मोटी और अधिक शक्तिशाली हो गई।
वह छोटा प्रांगण जिसमें ध्रुवांत रहता था राणा कबीले की जागीर के सबसे पूर्वी भाग में स्थित था। यही कारण था कि उसके माता पिता और उसकी बहन श्रुति के अलावा शायद ही कोई व्यक्ति वहां से गुजरता था, जिससे ध्रुवांत के लिए अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना और भी अधिक सुविधाजनक हो गया था। ध्रुवांत ने दिन हो या रात पागलों की तरह अभ्यास किया, जिससे उसकी युद्ध की और आंतरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। प्रारंभिक तृतीय क्रम का शिखर, मध्य तृतीय क्रम का शिखर, उत्तर तृतीय क्रम। जब तक 3 महीने बीत गए, ध्रुवांत की युद्ध की तीसरे क्रम के अंत में चरम पर पहुंच गई थी। किसी भी समय वह चौथे क्रम में प्रवेश कर सकता था और साल की कबीले सभा के अंत तक केवल 2 सप्ताह से भी कम समय था। हालांकि चौथा आदेश एक विभाजन रेखा थी, चौथे आदेश की बाधा पिछले दूसरे और तीसरे आदेश की तुलना में बहुत मोटी थी, कठिनाई अतुलनीय थी। राणा कबीले के मनोर में ऐसे शिष्य थे जिनके पास ग्रेड 7 मार्शल आत्माएं थीं और जो 2 साल से ज्यादा समय तक तीसरे क्रम के शिखर पर अटके रहे और चौथे क्रम में वांछित सफलता हासिल करने में असमर्थ रहे। यहां तक कि ग्रेड 8 मार्शल आत्माएं रखने वालों ने भी आगे बढ़ने से पहले तीसरे क्रम के शिखर पर 1 साल से ज्यादा समय बिताया। 2 सप्ताह जल्दी ही बीत गए। कबीले की सभा के करीब आने के साथ ही राणा कबीले की जागीर में एक जीवंत और उत्सवी माहौल भर गया था, क्योंकि कबीले की सभा के 2 दिन बाद नए साल की सुबह थी। पूरा राणा कबीले की जागीर भव्य रूप से सजा हुआ था। राणा कबीले की जागीर के बाकी हिस्सों के विपरीत ध्रुवांत का छोटा सा आंगन उजाड़ और अकेला लग रहा था। कल वार्षिक कुल सभा है। ध्रुवांत ने 1 दर्जन से ज्यादा दिनों की कड़ी प्रैक्टिस के बाद अपने कमरे से बाहर निकलते हुए आखिरकार तीसरे क्रम के शिखर पर एक अड़चन का सामना किया। ऐसा लग रहा था कि चौथे क्रम में पहुंचने में उसे कुछ समय लगेगा। ध्रुवांत छोटे से आंगन से बाहर चला गया। कल कुल की वार्षिक सभा है, क्या तुमने सुना? इस बार ओल्ड मैनर लॉर्ड भी आएंगे। इस साल यंग लॉर्ड आशीष अपनी मार्शल स्पिरिट को जगाने के बाद पहली बार कबीले की सभा में भाग ले रहे हैं। बेशक ओल्ड मैनर लॉर्ड भी इस सभा में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि ओल्ड मैनर लॉर्ड ने शाह परिवार के ओल्ड पैट्रियार्क को भी आमंत्रित किया है। तो इसका मतलब है कि शाह परिवार के पुराने मुखिया यहाँ आ रहे होंगे। शाह परिवार और राणा कबीले की जागीर को चंद्रगढ़ प्रांत की प्रमुख ताकत माना जाता था। शाह परिवार के पुराने कुलपति शेरशाह और ध्रुवांत के दादा के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। अध्याय 12। वार्षिक कुल सभा शुरू होती है। इस साल की कुल सभा में दादा राणा प्रताप राणा ने शाह परिवार के पुराने कुलपति शेरशाह को भी आमंत्रित किया। वह वास्तव में बहुत प्रयास और विचार करते हैं, ध्रुवांत ने मन ही मन सोचा। उनका मानना था कि उनके दादाजी ने शाह परिवार के वृद्ध कुलपति को सभा देखने के लिए आमंत्रित किया था, जिसका कारण इतना सरल नहीं था। पूर्वी प्रांगण की ओर जाने वाले रास्ते में हॉल और गलियारे लालटेन और रंगीन बैनरों से सजाए गए थे। जब व्यस्त पहरेदारों और नौकरानियों ने ध्रुवांत को गुजरते हुए देखा तो वे तुरंत सलाम करने के लिए रुक गए। युवा भगवान ध्रुवांत ने आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया। हालांकि रास्ते में वह अपने पीछे के पहरेदारों और नौकरानियों की अजीब निगाहों को महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे आशीष द्वारा ध्रुवांत की भुजाओं को अपंग करने की घोषणा इन पहरेदारों और नौकरानियों के कानों तक पहुंच गई थी। ध्रुवांत ने उनकी उपेक्षा की और पूर्वी प्रांगण में पहुंच गया। मुख्य हॉल के अंदर भीम और गायत्री दोनों मौजूद थे। पिताजी, मां, ध्रुवांत ने मुख्य हॉल में प्रवेश करते हुए पुकारा। ध्रुवांत, तुम यहाँ हो? गायत्री ने ध्रुवांत को अपने पास बैठाया और पूछा, कल कुलसभा है, तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है? दूसरी तरफ बैठा भीम भी ध्रुवांत को घूर रहा था। हल्की हंसी के साथ ध्रुवांत ने कहा, पिताजी, मां, चिंता मत करो, मैं कल आपको निराश नहीं करूंगा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसका वाक्य समाप्त हुआ, गायत्री ने आश्चर्य से जोर से कहा, ध्रुवांत, क्या तुम पहले से ही मध्य प्रथम आदेश तक पहुंच चुके हो? गायत्री ने सोचा कि उसके बेटे का आत्मविश्वास उसके मध्य प्रथम आदेश तक पहुंचने से आया है। इस पर भीम जोर से हंस पड़े। अच्छा मेरे बेटे, तुमने वास्तव में पिताजी को निराश नहीं किया। जब ध्रुवांत ने अपने माता पिता की बातें सुनी तो उसने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पा लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वार्षिक कुल सभा से पहले मध्य प्रथम क्रम तक आगे बढ़ना ही उसके माता पिता की सबसे बड़ी अपेक्षा थी? पिताजी, मैंने गार्डों से सुना है कि इस साल की वार्षिक कुल सभा में शाह परिवार के पुराने कुलपति शेरशाह आ रहे हैं। ध्रुवांत ने विषय बदलते हुए पूछा। भीम ने सिर हिलाया। इस बार शाह परिवार के वृद्ध कुलपति के अलावा वे अपनी पोती आयरा को भी साथ लाए हैं। उनकी पोती आयरा? ध्रुवांत थोड़ा हैरान हुआ और फिर मजाक में बोला, पुराने कुलपति अपनी पोती को विवाह संबंधी के लिए नहीं ला सकते थे, है ना? लेकिन भीम ने गंभीरता से उत्तर दिया। यही आपके दादाजी और पुराने कुलपति शाह का उद्देश्य है। जब कबीले की सभा समाप्त हो जाएगी, आशीष और आयरा की सगाई होनी है और भविष्य में शाह परिवार और हमारा राणा कबीला ससुराल होगा। ध्रुवांत के होश उड़ गए। मैंने लोगों को कहते सुना है, आयरा की प्रतिभा काफी अच्छी है। वह शीर्ष ग्रेड 9 मार्शल स्पिरिट दिव्य डार्क तलवार है, गायत्री ने कहा। ग्रेड 9 मार्शल आत्माओं में शीर्ष दिव्य डार्क तलवार। ध्रुवांत एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि यह अप्रत्याशित था कि शेरशाह की पोती आयरा में दिव्य डार्क स्वॉर्ड मार्शल आत्मा थी। मार्शल स्पिरिट की दुनिया में मार्शल आत्माओं के विभिन्न रूप थे, जानवर, उपकरण, पौधे और यहाँ तक कि प्रकृति से संबद्ध मार्शल आत्माओं वाले लोग भी थे, जैसे बिजली, हवा, पानी और आग। और दिव्य डार्क तलवार डिवाइस प्रकार से कई हथियार मार्शल आत्मा में से एक था। बेशक मार्शल स्पिरिट्स वर्ल्ड में अधिकांश मार्शल आत्माएं पशु रूप में मौजूद थीं। उदाहरण के लिए आशीष का 3 आंखों वाला काला बाघ, राणा प्रताप राणा का 6 पंखों वाला सुनहरा बंदर और ध्रुवांत का भिन्न प्रकार का 2 सिर वाला सर्प।
थोड़ी देर बाद ध्रुवांत अपने छोटे से आंगन में लौट आया और असुर रणनीति का अभ्यास करना जारी रखा। धीरे धीरे रात छाने लगी। ध्रुवांत पीछे के पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिल रहा था, लेकिन वह अभ्यास नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह अपने सामने विशाल समुद्र को देख रहा था। सच में आशीष के संबंध में ध्रुवांत वास्तव में परेशान नहीं था। अपने पीछे मंडरा रहे 2 मोह वाले सर्प मार्शल आत्मा को मुक्त करते हुए ध्रुवांत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि तीसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद उसकी मार्शल आत्मा कितनी शक्तिशाली थी, और वह एकमात्र व्यक्ति था जो इसे महसूस कर सकता था। लगता है मुझे लाइब्रेरी जाकर अपनी मार्शल स्पिरिट के बारे में पता लगाना चाहिए, ध्रुवांत ने खुद से कहा। हालांकि राणा कबीले मनोर के पुस्तकालय में केवल उन लोगों को प्रवेश की अनुमति थी जो चौथे क्रम तक पहुंच चुके थे। यही कारण था कि उसे जितनी जल्दी हो सके चौथे क्रम तक पहुंचने की आवश्यकता थी। चांदनी ने जमीन पर ध्रुवांत की छोटी सी परछाई को और लंबा कर दिया। जैसे ही सुबह की रोशनी आसमान में चमकने लगी, अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और ध्रुवांत का शरीर राणा कबीले के मनोर की ओर वापस चला गया। कुल की वार्षिक सभा अंततः शुरू हो रही है। कबीले की वार्षिक सभा शुरू होने वाली थी। राणा कबीले के मनोर में वापस आकर वह सीधे पूर्वी प्रांगण में चला गया। जब उसके माता पिता भीम और गायत्री ने उसे आते देखा तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर वे तीनों ग्रैंड हॉल की ओर चल दिए। ग्रैंड हॉल मार्शल मंदिर के आकार का 2 गुना था और इसमें आराम से 1000 लोग बैठ सकते थे। ग्रैंड हॉल के सामने मार्शल स्टेज बनाया गया था, जिसके चारों ओर पंक्तियों में कुर्सियां लगी हुई थीं, जो राणा कबीले के मुखियाओं और प्रबंधकों के लिए तैयार की गई थीं, जबकि शिष्य केवल पीछे के खुले स्थान पर खड़े हो सकते थे। जब भीम और गायत्री अपने पीछे ध्रुवांत के साथ आए तो कई एल्डर और प्रबंधक पहले से ही वहां मौजूद थे। द्वितीय मैनर लॉर्ड, एल्डर्स, प्रबंधकों और शिष्यों के समूह ने तुरंत भीम का स्वागत किया। भीम ने सिर हिलाया। गायत्री और ध्रुवांत उसके पीछे पीछे एक व्यवस्थित टेबल पर जाकर बैठ गए। जैसे ही वह बैठा, ध्रुवांत ने महसूस किया कि कोई उसकी ओर ठंडी निगाहें देख रहा है। उसने स्रोत खोजने के लिए इधर उधर देखा और उसने आशीष को देखा जो विपरीत दिशा में बैठा था। इस समय उनकी आंखें हवा में मिली। आशीष की निगाहें अभिमानी, कृपालु, उत्तेजक और आत्मसंतुष्ट थीं। आशीष के बगल में बैठा शीशनाथ हमेशा अपने भावशून्य चेहरे के साथ बैठा रहता था। भीम बैठ गया और शीशनाथ का अभिवादन करने की जहमत नहीं उठाई। उत्तरी प्रांगण की घटना के बाद से उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी। वे भाई से अजनबी बन गए थे और एक ही रास्ते पर यात्रा कर रहे थे। उन तीनों के आने के कुछ ही देर बाद ग्रैंड हॉल के बाहर से जोरदार ठहाके गूंजने लगे। हंसी की आवाज सुनकर हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग जल्दी से उठ खड़े हुए। प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए ध्रुवांत ने अपने दादा प्रताप राणा को हॉल में हंसी से भरे चेहरे के साथ चलते हुए देखा और उनके दादा के बगल में एक उत्साही बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके सिर पर लगभग उसी उम्र के चांदी जैसे सफेद बाल थे। तुरंत ध्रुवांत ने पहचान लिया कि यह उक्त पुराने कुलपति शाह शेरशाह थे। शेरशाह के पीछे एक प्यारी सी छोटी लड़की थी, जिसके बाल 2 चोटियों में बंधे थे। उसकी चमकदार गोल आंखें उत्सुकता से इधर उधर घूम रही थीं। ओल्ड मैनर लॉर्ड, बूढ़े कुलपति शाह, वहां उपस्थित सभी लोगों ने तुरंत अभिवादन किया और उसके बाद शीशनाथ, भीम और गायत्री आगे आए। पिताजी वृद्ध कुलपति शाह, दादाजी वृद्ध कुलपति शाह। आशीष और ध्रुवांत ने अपने बुजुर्गों को आदरपूर्वक पुकारा। प्रताप राणा ने हंसते हुए सिर हिलाया। वह शेरशाह की ओर मुड़ा, आशीष की ओर उंगली उठाई। यह मेरा पोता आशीष है। लेकिन उसने ध्रुवांत का जिक्र किए बिना सिर्फ आशीष का परिचय दिया। शेरशाह ने आशीष को प्रशंसा से ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अच्छा अच्छा अच्छा। भाई प्रताप, मैंने सुना है कि आपके पोते ने 2 महीने से भी कम समय में अभ्यास किया और पहले ही वह सफलतापूर्वक प्रथम श्रेणी के योद्धा बन गया है। मेरे समय में प्रथम श्रेणी में सफलता पाने के लिए मुझे 5 महीने से अधिक समय लगा। राणा प्रताप राणा ने यह प्रशंसा सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, भाई शेरशाह, कृपया भविष्य में उसे सलाह दें और उसकी देखभाल करें। भविष्य में यह तो निश्चित ही होगा, शेरशाह हंसा। थोड़ी देर बाद सभी लोग अपनी सीटों पर लौट आए। फिर चीफ स्टीवर्ड पारसनाथ ने खड़े होकर वार्षिक कबीले सम्मेलन के लिए कुछ अच्छी शुरुआती टिप्पणियां की। उसके बाद उन्होंने राणा प्रताप राणा की ओर देखा। राणा प्रताप राणा को अपना सिर हिलाते हुए देखकर पारसनाथ ने ऊंची आवाज में घोषणा की, वार्षिक कबीले सम्मेलन शुरू होता है। पारसनाथ की घोषणा सुनकर पूरा हॉल खामोश हो गया। कई वर्षों के स्थापित नियमों का पालन करते हुए मंच पर सबसे पहले आने वाले लोग आमतौर पर वे होते थे जिनकी मार्शल आत्मा उस वर्ष अभी अभी जागृत हुई होती थी। हर कोई आशीष को देखने से खुद को रोक नहीं पाया। वे सभी जानते थे कि ओल्ड मैनर लॉर्ड इस साल की कबीले की सभा में क्यों शामिल हुए थे। आशीष को ध्यान का मुख्य केंद्र बनना तय था। आशीष, जाओ और अपनी 5 महीने की कड़ी मेहनत का परिणाम दिखाओ, सबको अपनी उपलब्धि दिखाओ। प्रताप राणा ने प्रोत्साहन भरी आंखों से अपने पोते आशीष से कहा। हाँ दादाजी, आशीष ने खड़े होकर जोर से कहा। फिर वह मार्शल स्टेज के बीच में कूद गया। मार्शल स्टेज के ऊपर उतरते हुए आशीष ने अपनी युद्ध क्यूई शुरू की। अपनी युद्ध क्यूई की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और उनकी मार्शल आत्मा 3 आंखों वाला काला बाघ बाहर आ गया। उसके पीछे मंडराते हुए एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रहा था। पीक लेट फर्स्ट ऑर्डर, आशीष द्वारा जारी युद्ध क्यूई आभा को महसूस करते हुए राणा कबीले मनोर के बुजुर्गों, प्रबंधकों और शिष्यों को बहुत झटका लगा, जिससे ग्रैंड हॉल में हंगामा मच गया। युद्ध क्यूई का अभ्यास करने के केवल 5 छोटे महीनों में आशीष लेट फर्स्ट ऑर्डर के शिखर पर पहुंच गया था। अध्याय 13। तुम्हें तब तक मारो जब तक तुम्हारे पिता तुम्हें पहचान न सकें। स्वर्गीय प्रथम क्रम का शिखर। शेरशाह की नजर आशीष पर थी और वह भी उतना ही हैरान था।
शुरू में उसने सोचा था कि भले ही इस आशीष में ग्रेड 10 की मार्शल स्पिरिट हो, लेकिन 5 महीने के समय में वह ज्यादा से ज्यादा शुरुआती फले क्रम के शिखर पर पहुंच सकता है। लेकिन अब आशीष को देखकर, जो पहले फले क्रम का शिखर था और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी दूसरे क्रम में पहुंच सकता है, आशीष ने उसे जो आश्चर्य दिया वह किसी भी तरह से छोटा नहीं था। शुरुआत में उन्हें अभी भी परिवारों के बीच सगाई के बारे में कुछ संदेह था, लेकिन अब जब उन्होंने मंच पर आशीष को देखा तो सभी संदेह दूर हो गए और वह अधिक संतुष्ट हो गए। शेरशाह की अभिव्यक्ति को देखकर प्रताप राणा को अपने प्रति थोड़ा आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। इन 5 महीनों में उन्होंने अपने पोते आशीष को प्रशिक्षित करने का हर संभव प्रयास किया और उन्होंने उसे निराश नहीं किया। शेरशाह की तरह जितना अधिक वह आशीष को देखता, उतना ही अधिक प्रसन्न और संतुष्ट होता। दूसरी ओर भीम और गायत्री की चिंता बढ़ती जा रही थी। यदि आशीष वास्तव में प्रथम श्रेणी का था तो बाद में उनके बेटे का क्या होगा। मंच पर खड़े होकर और मंच के चारों ओर चौंककर फुसफुसाती आवाजें सुनकर आशीष और भी गर्वित हो गया और इस समय उसने अपना मुंह खोला और अनुरोध किया, दादाजी, मैंने सुना है कि ध्रुवांत इन कुछ महीनों में कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं ध्रुवांत के साथ मुकाबला करना चाहूंगा। जब वहां उपस्थित सभी लोगों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर उत्साह और प्रत्याशा के रंग भर गए। हर जोड़ी आंखें ध्रुवांत की ओर उठ गईं। प्रताप राणा आश्चर्यचकित था, लेकिन फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया। एक मुस्कान के साथ वह सहमत हुआ। ठीक है, बस सीखने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, अति मत करो। ध्रुवांत ने शांत भाव बनाए रखा। अगर उसकी मार्शल स्पिरिट वास्तव में मात्र ग्रेड 7 थी तो यह निश्चित था कि वह 5 महीने के कम समय में प्रथम श्रेणी में आगे नहीं बढ़ पाएगा और मंच पर जाने से केवल अपमान ही होगा। हालांकि ध्रुवांत के लिए अपमानजनक परिणाम क्या होगा, यह अच्छी तरह से जानते हुए भी प्रताप राणा ने फिर भी अनुरोध पर सहमति व्यक्त की, आशीष की कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की। राणा प्रताप ने ध्रुवांत की भावनाओं के बारे में कोई विचार नहीं किया। अपने दादाजी की बात सुनकर आशीष ने ध्रुवांत की ओर देखा और उसे मजाक में चिढ़ाते हुए कहा, ध्रुवांत, क्या हुआ? क्या तुम ऊपर आने की हिम्मत करोगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बाधा दूंगा और अपने दोनों हाथों का उपयोग नहीं करूंगा। आशीष के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। ध्रुवांत, भीम और गायत्री ने चिंतित होकर ध्रुवांत की ओर देखा। उसने अपना सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे खड़े होकर ध्रुवांत शांति से मार्शल स्टेज पर चला गया। आशीष के ठीक सामने खड़ा हो गया। ध्रुवांत का सामना करते हुए आशीष के शिष्यों में क्रूर उत्साह की झलक दिखी। क्या आपको खेद और पछतावा नहीं हो रहा है कि आपने उस समय मुझसे भीख मांगने के लिए घुटने नहीं टेके? उदासीनता के भाव से ध्रुवांत ने कहा, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। जैसे ही आशीष गुस्से में जवाब देने वाला था, ध्रुवांत अचानक मार्शल स्टेज के दूसरे छोर की ओर मुड़ा, अपने दादा प्रताप राणा को देखते हुए। दादाजी, कबीले की सभा के नियमों के अनुसार मुकाबले के दौरान अन्य लोगों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है ना? राणा प्रताप एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे यह समझ में नहीं आया कि ध्रुवांत ने यह सवाल क्यों पूछा। फिर भी उसने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। जबकि हर कोई अभी भी यह सोचकर हैरान था कि ध्रुवांत का ऐसा सवाल पूछने का क्या उद्देश्य था। वह आशीष की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, एक पल में मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। यह सुनकर सभी लोग अवाक रह गए और फिर असहाय भाव से मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगे। राणा के पास बैठे शेरशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, क्या आपका यह पोता पागल हो गया है? वह 7वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट वाला है। ध्रुवांत, असली ताकत के बिना इतना घमंडी अभिनय करना, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं हैं। राणा क्वेडे को लगा कि उसके बूढ़े चेहरे की चमक कुछ कम हो गई है। उसने शर्मिंदगी से हाहा करते हुए भीम की ओर तीखी नजर से देखा। ऐसा लगता है कि उसे अपने दूसरे बेटे को यह याद दिलाना चाहिए कि वह अपने बेटे को अच्छी तरह से अनुशासित करे, ताकि भविष्य में महत्वपूर्ण अवसरों पर परेशानियों से बचा जा सके। नहीं तो वह अपनी अज्ञानता से कबीले को शर्मिंदा करेगा। आशीष ने हंसते हुए कहा, तुमने क्या कहा? क्या मैंने गलत कहा? तुम मुझे तब तक मारना चाहते हो जब तक मेरे पिताजी मुझे पहचान न लें। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, एक छायाचित्र चमका जिसने आशीष को चौंका दिया। उसकी आश्चर्य से चौड़ी हो चुकी आंखों के ठीक सामने एक मुट्ठी बढ़ गई। आशीष के लिए बचने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। जब वह बोलने वाला था तो मुट्ठी उसकी बाईं आंख पर लगी, जिससे वह दर्द से जोर से चिल्लाया। लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। उसकी आंखों में सुनहरे सितारे चमकने लगे। मार्शल स्टेज के इर्द गिर्द राणा कबीले के सदस्यों द्वारा ध्रुवांत को निशाना बनाकर की जा रही हंसी और उपहास की आवाजें तुरंत बंद हो गईं। मार्शल स्टेज पर दर्द से कराहते हुए आशीष को देखकर कई अचंभित आंखें थम गईं। इस समय भौहें सिकोड़ते हुए शेरशाह ने कहा, इतनी छोटी उम्र में ही चुपके से हमला करना सीख लिया है। वह बड़ा होकर निश्चित रूप से एक खतरनाक खलनायक बनेगा। ध्रुवांत को देखते हुए प्रताप राणा भी अपनी भौहों को गहरी सिलवटों में सिकोड़ रहा था। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मंच पर आशीष ने ध्रुवांत पर गुस्से से हमला किया। उसका बायां हाथ अब उसकी बाईं आंख को नहीं ढक रहा था, जिससे बाईं आंख पर एक पांडा जैसा काला घेरा दिखाई दे रहा था। ध्रुवांत ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसकी छवि दूसरी बार चमकी। वह आशीष के ठीक सामने प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी उसकी दाहिनी आंख पर टिकी थी। बूम! दूसरा मुक्का निशाने पर लगा। आशीष जोर जोर से चिल्लाया। आशीष की पांडा जैसी आंखों को देखते हुए आयरा, जो अपने दादा शेरशाह के पास बैठी थी, अब अपनी हंसी को नियंत्रित नहीं कर सकी। ग्रैंड हॉल में घंटियों की आवाज जैसी एक आकर्षक हंसी गूंज उठी। उसके चेहरे पर दो प्यारे से गड्ढे बन गए। शेरशाह ने मुड़कर अपनी पोती को कड़ी नजर से देखा। चेतावनी मिलने पर आयरा ने अपनी बुदबुदाती हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की और उसका कठोर प्रयास उसके लाल चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मंच के नीचे हर किसी के चेहरे पर अजीब भाव थे। ध्रुवांत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आशीष का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा।
उसने जोर से दहाड़ते हुए अपनी युद्ध शक्ति को बाहर निकाला और ध्रुवांत की छाती पर सीधा मुक्का मारा। आशीष की मुट्ठी को ध्रुवांत की छाती पर पड़ते देख भीम और गायत्री का दिल धड़कना बंद हो गया और वे चिंता में जोर से चिल्ला उठे। आशीष लेट फर्स्ट ऑर्डर के शिखर पर था। अगर उसका एक मुक्का उनके बेटे के दुबले-पतले शरीर पर पड़ता तो वह इसे कैसे सहन कर सकता था। हालांकि मंच पर बैठे प्रताप राणा ने मंच पर होने वाली घटना को रोकने के लिए कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कहा। उनके दृष्टिकोण से आशीष को ध्रुवांत को सबक सिखाने की अनुमति देना एक अच्छी बात थी। जब आशीष की मुट्ठी ध्रुवांत की छाती पर पड़ने वाली थी तभी ध्रुवांत की छवि अचानक गायब हो गई और आशीष के हमले से बच गई। फिर अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाते हुए ध्रुवांत ने अपनी युद्ध क्यूई जारी की और आशीष की पीठ पर वार किया। आशीष चिल्लाया और मंच पर मुंह के बल गिर पड़ा। युद्ध क्यूई का बाहरी प्रक्षेपण। प्रथम श्रेणी योद्धा बड़े हॉल में कोलाहल मच गया। हर कोई हक्का बक्का था और ध्रुवांत को देख रहा था। उसे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। और इसमें प्रताप राणा, शेरशाह और शीशनाथ भी शामिल थे। 5 महीनों में ध्रुवांत प्रथम आदेश योद्धा तक पहुंचने में कामयाब रहा। अपमानित आशीष ने अपना शरीर ऊपर की ओर उछाला और खड़ा हो गया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। दूसरों के आश्चर्य की तुलना में उसका दिल क्रोध से भर गया था। आंखें लाल थीं। वह अचानक ध्रुवांत पर झपटा। उसका एकमात्र विचार ध्रुवांत को अपंग बनाना था, यहां तक कि उसे पीट-पीट कर मार डालना था। मरना। पागल आशीष को अपनी ओर झपटते हुए देखकर ध्रुवांत की चमकीली आंखों में केवल ठंडक झलक रही थी। इस बार वह चकमा देने की योजना नहीं बना रहा था। उसकी दोनों मुट्ठियां उसकी छाती के सामने थीं और उसने अपनी चरम लेट फर्स्ट ऑर्डर बैटल क्यूई को अधिकतम तक छोड़ा। सबकी आंखों के सामने उसकी मुट्ठियां आशीष की मुट्ठियों से सीधे जवाबी हमले में टकराईं। 4 मुट्ठियां टकराईं। एक गगनभेदी धमाका ग्रैंड हॉल में गूंज उठा। आशीष लड़खड़ा गया, बार बार पीछे की ओर कदम बढ़ा रहा था जबकि ध्रुवांत ने पीछे हटने का नाटक किया। क्या यह अंतिम समय का शिखर प्रथम क्रम राणा कबीले मनोर के बुजुर्ग और प्रबंधक जो अभी तक ध्रुवांत के प्रथम आदेश में आगे बढ़ने के सदमे से उबर नहीं पाए थे, सभी अब अपनी सीटों से उछल पड़े। प्रताप राणा, शेरशाह और शीशनाथ भी सदमे में खड़े हो गए, अपनी छवि को भूल गए। भीम और गायत्री दोनों की आंखें आश्चर्य से लगभग बाहर आ रही थीं। क्या उनके बेटे की साधना केवल प्रथम क्रम के मध्य में ही नहीं है? अगले ही पल भीम मन ही मन मुस्कुराया। इस बदमाश ने यह बात छिपाकर उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई है। उसे भी नहीं पता था कि उसका बेटा पहले ही शिखर पर पहुंच चुका है। प्रथम श्रेणी। अध्याय 14 द्वितीय श्रेणी योद्धा। चरमदेर प्रथम आदेश। गायत्री के चेहरे पर भी भीम जैसा ही भाव था, सिवाय इसके कि उसके चेहरे पर आश्चर्य से ज्यादा खुशी थी। मंच पर अपने बेटे को देखते हुए अचानक उसकी आंखें नम हो गईं। यह बच्चा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और अंततः उसे समझ में आ गया कि उसके बेटे का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि वह उन्हें किसी भी हालत में निराश नहीं करेगा। पता चला कि उसका बेटा पहले ही चरम पर पहुंच चुका था। फर्स्ट ऑर्डर। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे डरने की कोई बात ही नहीं थी। आशीष को आखिरकार ध्रुवांत द्वारा पीछे धकेले जाने के बाद होश आया और वह गुस्से से चिल्लाने लगा, असंभव, यह संभव नहीं है। यह असंभव है कि आप भी देर से शिखर पर पहुंचे। प्रथम श्रेणी। उसके पास 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट थी। वह स्वर्ग का पुत्र था और उसने 1000 साल पुरानी लीरियन हार्ट ग्रास ली थी। यह बताने की जरूरत नहीं कि उसने लेट फर्स्ट ऑर्डर के शिखर तक पहुंचने के लिए 5 महीने तक कड़ी मेहनत की थी। ध्रुवांत के बारे में क्या? उसके पास केवल ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट थी। प्रताप राणा, शीशनाथ और अन्य लोग भी आशीष की तरह ही सोच रहे थे। इस समय भीम प्रताप राणा के पास गया और समझाया, पिताजी, 4 महीने पहले ध्रुवांत को पीछे के पहाड़ की एक घाटी में यांग फल के 5 टुकड़े मिले थे। क्या? यांग फल? प्रताप राणा और अन्य लोग बहुत आश्चर्यचकित हुए। हाँ, ध्रुवांत ने 3 टुकड़े निगल लिए और शेष 2 गायत्री और मुझे दिए गए। मैं अब 6ठे क्रम का शिखर हूँ, भीम ने कहा और उसने 6ठे क्रम के शिखर की अपनी युद्ध क्यूई जारी की। साधना के लिए यांग फल के 3 टुकड़े निकलना। प्रताप राणा ने मंच पर ध्रुवांत को अवाक होकर देखा क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे। वहां उपस्थित सभी लोगों को वास्तविक कारण के बारे में बताया गया कि कैसे ध्रुवांत ने प्रथम श्रेणी के शिखर तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की। यांग फल के 3 टुकड़े। फल का प्रत्येक टुकड़ा लीरियन हार्ट ग्रास के एक डंठल के बराबर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्रुवांत को इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी। यह अच्छी बात है। प्रताप राणा ने एक छोटी सी अजीब सी हंसी हंसी। अगर यांग फल के ये 3 टुकड़े आशीष को दे दिए जाते तो वह दूसरे क्रम में आगे बढ़ जाता। प्रताप राणा ने मन ही मन सोचा। यहां तक कि राणा के बगल में बैठे शेरशाह को भी लगा कि ध्रुवांत द्वारा यांग फल के 3 टुकड़े निकलना घिनौना काम था। धीरे धीरे सभी लोग सदमे से उबर गए और धीरे धीरे बैठ गए। मंच पर आशीष ईर्ष्या से भर गया। उसने घृणा से ध्रुवांत को घूरते हुए कहा, मैं कहता हूं तो तुम कुछ कुत्ते की गंदगी की किस्मत में भाग गए और यांग फल के 3 टुकड़े निकल गए और इस तरह देर से शीर्ष पर पहुंच गए। प्रथम क्रम। मुस्कुराते हुए ध्रुवांत ने कहा, तो क्या यह कहा जाए कि आपके प्रथम क्रम में शिखर पर पहुंचने का कारण 1000 साल पुराना लीरियन हार्ट ग्रास नहीं है? आशीष का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ा और ध्रुवांत पर एक और हमला किया। ध्रुवांत ने बिना किसी जल्दबाजी के अपनी मुट्ठियां उठाईं और आशीष की मुट्ठी पर सीधे मुक्का मारा, जिससे आशीष को तुरंत पीछे धकेल दिया गया और फिर वह उछल पड़ा और आशीष के पेट पर लात मारी। कुछ महीने पहले के झोजुएडों की तरह आशीष पके हुए झींगे की शक्ल में चीखते हुए वापस उड़ गया। वह मंच से 7 से 8 मीटर दूर था, इससे पहले कि वह आखिरकार जमीन पर गिरता।
अपने पेट को पकड़ते हुए आशीष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सभी आंतरिक अंग अपनी स्थिति बदल चुके हों। अत्यधिक दर्द के कारण उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। ध्रुवांत आशीष के सामने आया और हंसते हुए बोला, 5 महीने पहले क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कबीले की सभा के दौरान मेरे दोनों हाथों को अपंग कर दोगे? जैसे ही ये शब्द निकले, आशीष के चेहरे पर एक पैर की छाप पड़ गई। आशीष के मुंह से एक और दयनीय चीख निकली। दोनों हाथ अपंग। मुख्य मंच पर भौहें सिकोड़े हुए प्रताप राणा ने अपने सबसे बड़े बेटे शीशनाथ की ओर देखा, क्योंकि वह इस मामले से अनजान था। अपने पिता की प्रश्नवाचक निगाहों के सामने लड़खड़ाते हुए शीशनाथ ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और छिपने की कोशिश करने लगा। इस समय आशीष की एक और दयनीय चीख निकल गई। पलटकर देखने पर प्रताप राणा ने देखा कि ध्रुवांत ने आशीष के चेहरे पर एक और पैर पटक दिया है। ध्रुवांत को रोकने के लिए अपना मुंह खोलते ही उसके मन में अपने पोते द्वारा पहले पूछा गया सवाल आया, क्या दूसरों को मुकाबले के दौरान बीच में बोलने की अनुमति है? अनिच्छा से प्रताप राणा ने अपने दिल में कड़वाहट के साथ अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार उसे अपने पोते के सवाल का मतलब समझ में आ गया। कुल मिलाकर ध्रुवांत ने आशीष के चेहरे पर 3 बार लात मारी। आशीष की शक्ल, जिसे औसत से ऊपर माना जा सकता था, आखिरकार एक सुअर के सिर में बदल गई। यह देखकर कि उसके बेटे को पहचानना मुश्किल हो गया है, शीशनाथ ने अपनी मुट्ठियां कस ली। उसकी हमेशा की तरह भावशून्य अभिव्यक्ति क्रोध में बदल गई और उसकी आंखों में एक ठंडी तीखी रोशनी चमक उठी। ध्रुवांत की लगातार 3 लातें आशीष को एक पागल जानवर की तरह उन्मत्त कर गईं। एक जोरदार दहाड़ लगाई, उनके शरीर के चारों ओर युद्ध क्यूई खतरनाक रूप से बढ़ गई। आशीष के शरीर से एक अलग आभा निकली। इस अचानक परिवर्तन से सभी लोग स्तब्ध रह गए और उनकी आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आईं। अपने बेटे में अचानक आए परिवर्तन को महसूस करते हुए शीशनाथ के क्रोध की अभिव्यक्ति आनंद में बदल गई। युवा लॉर्ड आशीष को सफलता मिली। सेकंड ऑर्डर, यह सेकंड ऑर्डर का माहौल है। राणा कबीले के कुछ बुजुर्ग लोग जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। दूसरा आदेश। आशीष के शरीर के चारों ओर युद्ध क्यूई के अचानक बढ़ने से, जो अभी अभी द्वितीय आदेश में घुसा था, भीम और गायत्री एक बार फिर से बेचैन हो गए। आशीष द्वितीय आदेश में घुस गया, क्या इसका मतलब है? अच्छा, प्रताप राणा ने अपने पोते आशीष को देखकर बहुत खुशी से कहा। आशीष इस साल की कबीले सभा के दौरान अप्रत्याशित रूप से दूसरे क्रम में आगे बढ़ गया। वास्तव में एक सुखद आश्चर्य। कुछ कदम पीछे हटकर नए नए आए आशीष को देखकर ध्रुवांत भी इस अप्रिय आश्चर्य से थोड़ा अचंभित हुआ। द्वितीय श्रेणी योद्धा। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति वैसी ही शांत रही। इस समय आशीष धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी दोनों आंखें खून से लाल थीं और वह ध्रुवांत को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। अपने शरीर में शक्ति और युद्ध क्यूई की वृद्धि को महसूस करते हुए आशीष ने हर एक शब्द को स्पष्ट रूप से कहा, थोड़ी देर में मैं चाहता हूं कि तुम घुटनों के बल बैठो और मेरे पैर की उंगलियां चाटो। केवल यही उसके पिछले अपमान और अपमान को धो सकता था। सचमुच, ध्रुवांत ने उदासीनता से उत्तर दिया। क्रोध में चिल्लाते हुए आशीष एक झटके में ध्रुवांत के सामने प्रकट हुआ। दोनों मुट्ठियां युद्ध की भावना से चमक उठीं। ध्रुवांत की ओर मुक्का मारा। दूसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद न केवल उसकी शक्ति में वृद्धि हुई, बल्कि उसकी गति भी बहुत बढ़ गई। अपने दिलों को मुंह में लिए हुए भीम और गायत्री बीच में बोलने ही वाले थे कि अचानक मंच पर खड़े ध्रुवांत ने अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठा लीं और युद्ध क्यूई उसके चारों ओर घूमने लगी और एक बार फिर सीधे आशीष की मुट्ठियों से टकराने लगी। धमाका! एक जोरदार आवाज गूंजी जब आशीष का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। क्या? असंभव, यह कैसे हो सकता है? द्वितीय श्रेणी के योद्धा। द्वितीय श्रेणी के योद्धा की युद्ध क्यूई ऊर्जा। राणा कबीले के वे बुजुर्ग और प्रबंधक जो कुछ देर पहले ही अपनी सीटों पर बैठे थे, एक बार फिर चौंक कर खड़े हो गए। उनके चेहरों पर अविश्वास का भाव था और वे मूक भाव से ध्रुवांत को घूर रहे थे। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। प्रताप राणा और शेरशाह दोनों भी खड़े हो गए। उनकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। यह क्या बकवास है? क्या इस आदमी की किस्मत थोड़ी ज्यादा मजबूत नहीं है? प्रताप राणा का सिर भीम की दिशा में घूम गया, जबकि दोगुना हैरान भीम ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए असहायता से समझाया, पिताजी, इस बारे में मैं भी अंधेरे में हूँ। बेटा, ओह बेटा, उसके इस बेटे ने वास्तव में उसे बहुत परेशान कर दिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके बेटे की असली ताकत शीर्ष लेट फर्स्ट ऑर्डर नहीं बल्कि सेकंड ऑर्डर है। दूसरा आदेश, दूसरा आदेश। जैसे ही उसने अपने बेटे को मंच पर देखा, उसका शरीर उत्साह से कांप उठा। इस क्षण उसे मंच पर दौड़कर अपने बेटे को कसकर गले लगाने की इच्छा हुई। भीम के हृदय में गर्व की लहर उठी। यह युवा लड़का, जिसने केवल 5 महीने तक साधना की और द्वितीय क्रम तक पहुंचा, उसका बेटा था, उसका, भीम का बेटा। गायत्री वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसका हावभाव भी उसके पति जैसा ही था। नहीं, यह नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। मंच पर आशीष चिल्लाया जैसे वह पागल हो गया हो, ध्रुवांत को घूरते हुए इनकार में अपना सिर हिला रहा था। अध्याय 15। मेरे हाथ फिसल गए। आशीष की पागलपन भरी हरकत देखकर ध्रुवांत ने उपहास किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ध्रुवांत को पास आते देख आशीष, जो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था और चीख रहा था, अचानक रुक गया। जैसे ही वह अवचेतन रूप से पीछे हटा, उसकी आंखों में डर छा गया। हालांकि जैसे ही उसने हार स्वीकार करने के लिए अपना मुंह खोला, एक परछाई धुंधली हो गई और ध्रुवांत की मुट्ठी सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। आशीष बुरी तरह चिल्लाया और अस्थिर रूप से लड़खड़ाया। शुरुआती हमले का फायदा उठाते हुए ध्रुवांत ने एक और मुक्का मारा। कई घूंसे खाने के बाद आशीष पहले से ही भ्रमित था। यह बताने में असमर्थ था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम कहाँ है।
उसका चेहरा और भी बड़े सुअर के सिर में बदल गया। अपने बेटे का दयनीय अंत देखकर मंच के नीचे खड़ा हुआ शीशनाथ अब और नहीं रुक सका। अपने पिता प्रताप राणा की ओर मुड़ा और विनती की, पिताजी आप देखिए, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? एक पल के लिए हिचकिचाते हुए प्रताप राणा ने कहा, बस बहुत हो गया। ध्रुवांत। अपने दादा प्रताप राणा की आवाज सुनकर ध्रुवांत ने आशीष पर एक आखिरी जोरदार मुक्का मारा और फिर उसे छोड़ दिया। तुम। शीशनाथ गुस्से से घूरा। शीशनाथ की गुस्से भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुवांत ने समझाया, चाचा भतीजे से गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। हाथ से फिसलना। आशीष को देखते हुए जो एक विशाल सुअर के सिर में बदल गया था, हर किसी के चेहरे पर एक अजीब भाव था। शेरशाह के पास बैठी आयरा अब अपनी हंसी को रोक नहीं सकी और घंटी की झनकार जैसी हंसी ग्रैंड हॉल में दूसरी बार गूंज उठी। मंच पर ध्रुवांत को देखते ही प्रताप राणा की भौहें तन गईं, उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वह देख सकता था कि ध्रुवांत पहले से ही नरम था और आशीष की चोटें सिर्फ मांस के घाव थीं। दूसरी ओर शीशनाथ को क्रोध से लगभग खून की उल्टी आ गई। इस समय आशीष की आवाज खामोशी को चीरती हुई दुखी सिसकियों के साथ आई, जब वह लंगड़ाते हुए शीशनाथ की तरफ बढ़ा, पिताजी उसने मुझे मारा, उसने मुझे सच में मारा, उसकी। अध्याय 15। मेरे हाथ फिसल गए। आशीष की पागलपन भरी हरकत देखकर ध्रुवांत ने उपहास किया और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ध्रुवांत को पास आते देख आशीष, जो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था और चीख रहा था, अचानक रुक गया। जैसे ही वह अवचेतन रूप से पीछे हटा, उसकी आंखों में डर छा गया। हालांकि जैसे ही उसने हार स्वीकार करने के लिए अपना मुंह खोला, एक परछाई धुंधली हो गई और ध्रुवांत की मुट्ठी सीधे उसके चेहरे पर जा लगी। आशीष बुरी तरह चिल्लाया और अस्थिर रूप से लड़खड़ाया। शुरुआती हमले का फायदा उठाते हुए ध्रुवांत ने एक और मुक्का मारा। कई घूंसे खाने के बाद आशीष पहले से ही भ्रमित था, यह बताने में असमर्थ था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम कहाँ है। उसका चेहरा और भी बड़े सुअर के सिर में बदल गया। अपने बेटे का दयनीय अंत देखकर मंच के नीचे खड़ा हुआ शीशनाथ अब और नहीं रुक सका। अपने पिता प्रताप राणा की ओर मुड़ा और विनती की, पिताजी आप देखिए, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? एक पल के लिए हिचकिचाते हुए प्रताप राणा ने कहा, बस बहुत हो गया। ध्रुवांत। अपने दादा प्रताप राणा की आवाज सुनकर ध्रुवांत ने आशीष पर एक आखिरी जोरदार मुक्का मारा और फिर उसे छोड़ दिया। तुम। शीशनाथ गुस्से से घूरा। शीशनाथ की गुस्से भरी निगाहों को नजरअंदाज करते हुए ध्रुवांत ने समझाया, चाचा भतीजे से गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दें। हाथ से फिसलना। आशीष को देखते हुए जो एक विशाल सुअर के सिर में बदल गया था, हर किसी के चेहरे पर एक अजीब भाव था। शेरशाह के पास बैठी आयरा अब अपनी हंसी को रोक नहीं सकी और घंटी की झनकार जैसी हंसी ग्रैंड हॉल में दूसरी बार गूंज उठी। मंच पर ध्रुवांत को देखते ही प्रताप राणा की भौहें तन गईं, उसका मुंह खुला रह गया, लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। अंत में उसने कुछ नहीं कहा। वह देख सकता था कि ध्रुवांत पहले से ही नरम था और आशीष की चोटें सिर्फ मांस के घाव थीं। दूसरी ओर शीशनाथ को क्रोध से लगभग खून की उल्टी आ गई। इस समय आशीष की आवाज खामोशी को चीरती हुई दुखी सिसकियों के साथ आई, जब वह लंगड़ाते हुए शीशनाथ की तरफ बढ़ा, पिताजी उसने मुझे मारा, उसने मुझे सच में मारा। उसकी उंगली ध्रुवांत की ओर इशारा कर रही थी, उसके चेहरे पर बेकाबू होकर आंसू और नाक बह रही थी। अंत में आशीष सिर्फ एक 7 साल का बच्चा था, जिसे ध्रुवांत ने इस हद तक पीटा और उसका चेहरा ऐसा हो गया कि वह अब मानवीय नहीं लगता था। राणा कबीले मनोर के बुजुर्गों और प्रबंधकों ने अपना सिर हिलाया, जिससे शीशनाथ को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। आशीष और ध्रुवांत के बीच मुकाबले का यह दौर आशीष के सुअर के सिर की तरह दिखने के साथ समाप्त हुआ। सभा अन्य शिष्यों के बीच मुकाबले की प्रतियोगिता में चली गई, लेकिन आशीष और ध्रुवांत के बीच मुकाबले के दौरान के रोमांच की तुलना में बाद का मुकाबला फीका था। कुछ घंटों बाद वार्षिक कुलसभा समाप्त हो गई। जब सभी लोग चले गए तो उनके दिल में लगातार आहें गूंज रही थीं। इस वर्ष की वंश सभा का माना जाने वाला सितारा एक मजाक बनकर रह गया, जबकि ध्रुवांत, जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सबसे चमकदार उपस्थिति बन गया। उत्तरी प्रांगण। मुख्य हॉल में आशीष ने उग्रता से दहाड़ लगाई, यदि ध्रुवांत को 3 यांग फल निगलने के लिए कुछ कुत्ते की गंदगी की किस्मत का सामना नहीं करना पड़ता, तो उसकी मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा के आधार पर वह दूसरे क्रम में प्रवेश करने में सक्षम नहीं होता। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। ध्रुवांत, मैं अगले साल की कबीले की सभा के दौरान आपको इसके लिए भुगतान करूंगा। मैं निश्चित रूप से अपना बदला लूंगा। यह अपमान मैं आपको 100 गुना वापस करूंगा। आशीष का चेहरा, जिसे सुअर के सिर जैसा दिखने के लिए पीटा गया था, क्रोध से गंभीर और विकृत था। शीशनाथ वहीं बैठा रहा, भावशून्य, लेकिन समय समय पर उसकी आंखों में एक तेज ठंडी चमक तैर जाती। इस साल की कबीले सभा में ध्रुवांत ने उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। उत्तरी प्रांगण के उदास वातावरण के विपरीत पूर्वी प्रांगण हंसी और उल्लास से भरा हुआ था। अच्छा बेटा, इस बार तुमने अपने पिताजी को निराश नहीं किया, जोर से हंसते हुए भीम ने कहा, ताजगी भरा, बहुत ताजा। अपने बड़े भाई शीशनाथ के हमेशा की तरह भावशून्य चेहरे पर उग्र भाव के बारे में सोचते हुए उसका दिल खुशी से चमक उठा। ध्रुवांत, आओ, माँ को तुम्हें ध्यान से देखने दो। गायत्री ने ध्रुवांत को अपने सामने खींचा, उसे सिर से पैर तक जांचा और फिर मुस्कुराई और कहा, तुमने हमें यह भी नहीं बताया कि तुम दूसरे क्रम में पहुंच गए हो। तुमने इतने लंबे समय तक माँ और पिताजी को तुम्हारे कारण बहुत चिंतित रखा। ध्रुवांत को समझ में नहीं आया कि क्या कहे, वह केवल मुस्कुराया। अगर उसके माता पिता को पता चल जाए कि वह वास्तव में द्वितीय श्रेणी का योद्धा नहीं है, तो उसे आश्चर्य हुआ कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन ध्रुवांत ने अपनी ताकत को गुप्त रखने का फैसला किया। अगर उसकी तृतीय श्रेणी की युद्ध की ताकत उजागर हो गई तो मुसीबतें इतनी आसान नहीं होंगी।
उनकी वर्तमान शक्ति द्वितीय श्रेणी की है, जिसे 3 यांग फलों के बहाने से समझाया जा सकता है, लेकिन तृतीय श्रेणी के अंत में चरम पर पहुंचने से संदेह और आशंकाएं पैदा होंगी, और यदि अन्य लोगों को पता चल गया कि उनकी मार्शल आत्मा वास्तव में एक उत्कृष्ट मार्शल आत्मा थी, तो यह राणा कबीले के मनोर में नरसंहार की तबाही ला सकता है। पूर्वी मुख्य हॉल में कुछ समय तक अपने माता पिता द्वारा सताए जाने के बाद अंततः ध्रुवांत को अपने छोटे से आंगन में लौटने की अनुमति मिल गई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, एक छोटी सी आकृति उसकी बाहों में आ गई। ध्रुवांत ने चकमा नहीं दिया बल्कि मुस्कुराया और कहा, छोटे आदमी, तुम इन 2 दिनों में कहाँ भाग गए थे? यह छोटी सी आकृति वायलेट डिवॉयर स्पिरिट बंदर थी। आधा साल बीत गया, लेकिन छोटे बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर के शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया, सिवाय इसके कि उसकी आंखें अधिक तेज हो गई थीं, पुतलियां चमकदार बर्फीले नीले रंग की हो गई थीं। हाँ, छोटा बैंगनी बंदर ध्रुवांत के कंधे पर बैठ गया, चीखता हुआ और इशारे करता हुआ। तुम कह रहे हो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पीछे के पहाड़ पर सैर करूं? ध्रुवांत ने पूछा। आधे साल तक इस छोटे बैंगनी बंदर के साथ रहने के कारण ध्रुवांत आमतौर पर छोटे बंदर की शारीरिक भाषा को समझ सकता था। छोटे बंदर के चेहरे पर खुशी उभर आई और उसने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, चलो, ध्रुवांत ने सहमति में अपना सिर हिलाया, क्योंकि उस समय वहां कुछ खास नहीं चल रहा था। छोटे बैंगनी बंदर के साथ राणा कबीले के मनोर से बाहर निकलते हुए वे छोटे बैंगनी बंदर के मार्गदर्शन में एक पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे। उनके सामने कुछ दूरी पर 10 मीटर से अधिक लंबा एक अजगर दिखाई दिया, एक विशाल 12 फ्लोरेट अजगर। ध्रुवांत ने अनजाने में विशाल 12 फ्लोरेट अजगर को देखकर ठंडी हवा की एक सांस ली। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि छोटा बैंगनी उसे यहाँ क्यों लाया था, वह बाधा से निपटने के लिए यहाँ है। ध्रुवांत और छोटे बैंगनी बंदर को देखते हुए 12 फ्लोरेट अजगर ने अचानक अपना सिर उठाया। दोनों आंखों से ध्रुवांत और छोटे बंदर को घूरते हुए उसकी लंबी जीभ एक बार फड़की और तुरंत बाहर निकल गई। ध्रुवांत गंभीर दिख रहा था, वह देख सकता था कि यह 12 फ्लोरेट पाइथन एक स्टेज 4 राक्षसी जानवर था। हालांकि यह केवल स्टेज 4 था, लेकिन तीसरे क्रम के शीर्ष पर रहने वाले ध्रुवांत के लिए इसे बहुत जोखिम भरा माना जाता था। 12 फ्लोरेट अजगर के पहले हमले से बचते हुए ध्रुवांत का सिलहूट एक तरफ हट गया और उसके कंधे पर बैठा छोटा बैंगनी बंदर हवा में उछला और अजगर के सिर के ऊपर जा गिरा। उसके 2 पंजे नीचे गिर गए। सिर पर चोट लगने से 12 फ्लोरेट अजगर दर्द के कारण जोर से फुफकारने लगा। अपने लंबे शरीर को मोड़ते हुए उसने अपना मुंह फैलाया छोटे बैंगनी बंदर को निगलने के लिए। ध्रुवांत का दिल धड़कना बंद हो गया, लेकिन ठीक इसी समय छोटा बैंगनी बंदर बीच हवा में ही कुछ मीटर दूर चला गया। बमुश्किल अजगर के खुले जबड़े को छूते हुए ध्रुवांत को राहत की सांस लेने का मौका मिला। असुर रणनीति चलाते हुए नरसंहार का माहौल लेकर आभा के काले धागे उभरे, तेजी से घूमते हुए और ध्रुवांत के चारों ओर काले कोहरे की एक परत बनाते हुए उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गईं और बाल पूरी तरह से सफेद हो गए। ध्रुवांत ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि एक तरफ खड़ा रहा। उसकी खून की लाल आंखें उस समय वायलेट डिवॉयर स्पिरिट मंकी से जूझ रहे 12 फ्लोरेट पाइथन से कभी नहीं हटी। जब अजगर अपना शरीर घुमाने ही वाला था, तभी अचानक ध्रुवांत, जो किनारे पर खड़ा था, ने अपनी चाल चली। दूर से देखने पर उसका शरीर सूरज के नीचे काले बादलों के समूह जैसा दिख रहा था, जैसे वह ऊपर उड़ रहा हो। जब वह 12 फ्लोरेट पाइथन के सिर के नीचे प्रकट हुआ, तो अनायास ही उसके हाथों में असुर के ब्लेड प्रकट हो गए तथा उसके हाथों की एक लहर के साथ प्रकाश की 2 काली किरणें चमकती हुई निकल गईं। उसके मुंह से चीख निकली, ताजा खून गीजर की तरह फूट पड़ा और 12 फ्लावर पाइथन का सिर लुढ़कता हुआ जमीन पर गिरा तथा कुछ क्षण बाद पूरी तरह रुक गया। उसकी आंखें और बाल धीरे धीरे अपनी मूल स्थिति में लौट आए और ध्रुवांत ने ब्लेड को अपनी बाहों में वापस ले लिया और छोटे बैंगनी बंदर के साथ चल दिया। अध्याय 16 चौथे क्रम तक सफलता। 12 फ्लोरेट अजगर के शव के सामने खड़े होकर छोटा बैंगनी बंदर उछलकर अजगर के सिर पर बैठ गया और अपने तीखे छोटे पंजों के प्रहार से उसने एक छेद बनाया और उसमें से एक छोटी सी पीली चीज निकाली जो मोती जैसी दिख रही थी। जब ध्रुवांत ने छोटे पीले मोती को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जानवर कोर। सामान्य तौर पर एक मध्यम स्तर के राक्षसी जानवर द्वारा एक जानवर कोर को संघनित करने की संभावना 1000 में 1 थी। केवल चरण 7 और उससे ऊपर के राक्षसी जानवर ही एक जानवर कोर को 100% सफलता दर के साथ संघनित कर सकते थे। आश्चर्य की बात है कि इस चरण 4 12 फ्लोरेट पाइथन में एक जानवर कोर था। यदि स्टेज 4 के जानवर के कोर को बाहर बेचा जाए तो उसकी कीमत 2 से 300 स्वर्ण सिक्कों तक हो सकती है। इस समय छोटा बैंगनी बंदर अजगर की लाश के पेट के करीब गया। 2 छोटी उंगलियां त्वचा पर फिसल गईं और एक छेद बना दिया और एक बार फिर छोटी उंगलियों ने चारों ओर खोदकर कुछ घिनौना दिखने वाला हिस्सा बाहर निकाल लिया जो 2 अंगूठों के आकार का था। सांप पित्त। ध्रुवांत ने यह सोचकर चमक बिखेरी, यह चरण 4 12 फ्लोरेट पाइथन पित्त पोषण का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसे निगलने से न केवल किसी की लड़ाई की साधना में वृद्धि हो सकती है, बल्कि शरीर को भी मजबूत किया जा सकता है। सांप के पित्त को खोदने के बाद बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर ने एक शरारती मुस्कान के साथ इसे ध्रुवांत को दे दिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और ध्रुवांत के प्रतिक्रिया करने से पहले ही जानवर के मूल को निगल लिया। तुमने इसे खा लिया? ध्रुवांत चौंक गया। एक जानवर को राक्षसी जानवर की तत्व शक्ति का एक समेकन था, लेकिन यह केंद्रित तत्व शुद्ध नहीं था। इसे केवल अन्य जड़ी बूटियों या अमृत के साथ गोलियों में परिष्कृत करने के बाद ही निगला जा सकता था। यदि कोई साधक सीधे जानवर कोर को निगल लेता है तो वह अपने शरीर के अंदर हिंसक राक्षसी जानवर ऊर्जा के कारण टुकड़ों में उड़कर मर जाएगा। लेकिन छोटा बंदर जानवर का सार निगलने के बाद भी ठीक था। छोटे बंदर को मासूमियत से पेश आते देख ध्रुवांत अवाक रह गया। एक पल बाद वह 12 फ्लोरेट पाइथन के अवशेषों की ओर मुड़ा।
और एक संक्षिप्त विचार के बाद उसने शरीर को वैसे ही छोड़ने का फैसला किया और छोटे बैंगनी बंदर के साथ राणा कबीले के मनोर में वापस चला गया। राणा कबीले के मनोर में वापस आकर ध्रुवांत ने एक गार्ड को कुछ शराब खरीदने का निर्देश दिया, जिसमें उसने सांप का पित्त मिलाया। सांप के पित्त को शराब में डुबोते हुए उसने शराब का पूरा जग अपने गले से नीचे उतार लिया। जैसे ही शराब उसके पेट में पहुंची, एक शक्तिशाली कच्ची ऊर्जा बाहर निकली जो तुरंत ऊर्जा के गर्म रेशों में बदल गई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। ध्रुवांत ने तुरंत सांप के पित्त से आने वाली ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए असुर रणनीति अपनाई। एक रात बीत गई। जब ध्रुवांत जागा तो उसकी आंखों में खुशी की झलक थी। पिछली रात के अभ्यास से उसकी युद्ध क्यूई की मोटाई बहुत बढ़ गई थी। एक सांप का पित्त 1 महीने के कठिन अभ्यास के बराबर था। उसे यह आभास हो गया था कि इन कुछ दिनों में ही वह चौथे क्रम तक पहुंच सकता है। चौथे क्रम की बाधा कमजोर हो गई थी, जो इस बात का संकेत था कि वह किसी भी समय सफलता प्राप्त कर सकता था। ठंडे जेड बिस्तर से उठकर बिस्तर को वापस असुरारिंग में रखने के तुरंत बाद उसने अपनी बहन श्रुति की आवाज सुनी, जो आंगन के बाहर से पुकार रही थी, बड़े भाई, बड़े भाई। ध्रुवांत थोड़ा हैरान था। सूरज अभी उगा था और पहले से ही यह छोटी लड़की उसे खोजने के लिए यहाँ तक दौड़ी। पता नहीं क्या हुआ था। ध्रुवांत अपने कमरे से बाहर चला गया। बड़े भाई, पिताजी और माँ चाहते हैं कि आप ग्रैंड हॉल में जाए। श्रुति आंगन में आई और ध्रुवांत को देखते ही बोली। ग्रैंड हॉल में ध्रुवांत के मन में संदेह कौन था? और ध्रुवांत को देखते ही बोली। ग्रैंड हॉल में ध्रुवांत के मन में संदेह कौन था? ग्रैंड हॉल में केवल कबीले से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर ही चर्चा की जाती थी। छोटे से प्रांगण से बाहर निकलकर वह बुलावे के अनुसार ग्रैंड हॉल की ओर गया और जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता पहले से ही वहां मौजूद थे, जिनमें उसके चाचा शीशनाथ, आशीष और राणा कबीले के अन्य बुजुर्ग भी शामिल थे। जब ध्रुवांत ने हॉल में कदम रखा तो अलग अलग अर्थ वाली निगाहें उस पर टिकी थीं और आशीष उसे जहरीली नजरों से घूर रहा था। पापा, मम्मी। ध्रुवांत भीम और गायत्री के पास आया और उनके बगल में बैठ गया। भीम और गायत्री ने अपने बेटे की ओर सिर हिलाया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। प्रताप, राणा और शेरशाह इस समय ग्रैंड हॉल में चले गए और शेरशाह के बगल में उनकी पोती आयरा थी। यह देखकर कि शेरशाह और आयरा भी मौजूद थे, ध्रुवांत पहले से ही कारण का अनुमान लगा सकता था। जैसा कि अपेक्षित था, दादा प्रताप राणा ने अपनी सीट पर बैठने के बाद ग्रैंड हॉल में उपस्थित लोगों पर एक सरसरी नजर डाली। वे मुस्कुराए और कहा, मैंने यहाँ सभी से आपको एक बात बताने का अनुरोध किया है। भविष्य में हमारा राणा कबीला मनोर और शाह परिवार ससुराल होंगे। ससुराल वाले बन जाओ। ग्रैंड हॉल में एक छोटा सा आश्चर्य भरा हंगामा हुआ, लेकिन वे इस खबर से बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं थे, क्योंकि यह खबर पहले ही लीक हो चुकी थी। आशीष ने जब यह सुना तो वह बहुत खुश हुआ। प्रताप राणा ने आगे कहा, यह सही है। राणा कबीले के मनोर के आशीष और शाह परिवार की मिस आयरा के बीच सगाई हुई है। सभी बुजुर्ग बधाई देने के लिए दौड़े। बधाई हो ओल्ड मैनर लॉर्ड। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। अचानक एक कोमल आवाज सुनाई दी। यह इतनी अप्रत्याशित थी कि हर कोई हैरान रह गया। आवाज के मालिक की तलाश की गई तो पता चला कि वह आयरा थी, जो शेरशाह के बगल में बैठी थी। लुअर तुम। शेरशाह उसे डांटने ही वाली थी, लेकिन आयरा ने बीच में ही टोक दिया, नहीं दादाजी, मुझे यह आशीष पसंद नहीं है। जैसे ही उसने यह कहा, उसका सिर दूसरी दिशा में घूम गया और एक उंगली ध्रुवांत की ओर इशारा करती हुई बोली, मुझे वह पसंद है। अगर मेरी सगाई होनी है तो मैं उससे सगाई करना चाहती हूँ। ग्रैंड हॉल में मृत शांति छा गई। सभी के चेहरों पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की झलक थी, जबकि शीशनाथ और आशीष के चेहरों पर खिली मुस्कान बदसूरत रूप से मुरझा गई। आयरा के मुंह से निकलने वाले शब्दों से वे अवाक रह गए, खासकर आशीष। उसका चेहरा लाल हो गया और फिर बेरबैंगनी रंग में बदल गया। उसकी क्रूर आंखें ध्रुवांत पर इस तरह पड़ी मानो वह उसे जिंदा निगल जाना चाहता हो। ध्रुवांत स्वयं भी स्तब्ध था। वह उस छोटी लड़की को देख रहा था जो उसकी ओर इशारा कर रही थी और उसे इस झंझट में फंसाने की कोशिश कर रही थी। बकवास। होश में आते हुए शेरशाह ने फटकार लगाई। आयरा के छोटे चेरी जैसे मुंह ने दृढ़ता से कहा, दादाजी, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे वह पसंद है। ध्रुवांत को देखते हुए उसने आगे कहा, वह लोगों को पीटते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। यह वाक्य सुनकर वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति यह नहीं समझ पाया कि हंसना चाहिए या रोना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि कल कबीले की सभा के दौरान ध्रुवांत आशीष को पीटते हुए शांत दिख रहा था। इस आयरा को ध्रुवांत पसंद था और वह ध्रुवांत के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगा। शेरशाह को यह स्थिति बहुत शर्मनाक लगी, लेकिन उन्होंने आयरा को चाहे जितना भी समझाया, उसने अपना विचार नहीं बदला और आशीष के बजाय ध्रुवांत पर जोर दिया। भाई प्रताप, यह। अंत में लियू म्यू ने असहाय भाव से राणा प्रताप का सामना किया। उन दोनों ने पहले ही इस मामले पर फैसला कर लिया था और सभी को यहाँ इकट्ठा करके इसे आधिकारिक बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे। लेकिन अब प्रताप राणा एक पल के लिए चुप हो गए और फिर बोले, आखिरकार निर्णय लेने से पहले 2 साल इंतजार करें। शेरशाह ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। ध्रुवांत या हेलियन राणा की वजह से ऐसा मामला सामने आया था। यह देखकर आशीष की आंखें आग उगल रही थीं और वह ध्रुवांत को घूर रहा था। बेशक ध्रुवांत को महसूस हो रहा था कि नफरत उसकी ओर बढ़ रही है, फिर भी वह शांत भाव से बैठा था और उसे इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। कुछ ही क्षणों बाद सभी लोग ग्रैंड हॉल से चले गए। ध्रुवांत अपने माता पिता के साथ ग्रैंड हॉल से निकल गया। अपने माता पिता से अलग होने के बाद अपने छोटे से यार्ड में लौट आया। उसने कड़ी मेहनत जारी रखी, क्योंकि वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि चौथे क्रम में प्रवेश करने के बाद उसकी मार्शल आत्मा में क्या बदलाव आएंगे और इससे क्या क्षमता आएगी। समय तेजी से बीतता गया और 5 दिन बीत गए।
इस रात ध्रुवांत ठंडे जेड बिस्तर पर क्रॉस लेगड बैठा था। असुर रणनीति चला रहा था, जिसमें पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा एक अंतहीन झरने की तरह उस पर बरस रही थी। दोहरे सिर वाला सर्प मार्शल स्पिरिट पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से खा रहा था, क्योंकि पाताल लोक की युद्ध क्यूई चौथे क्रम की बाधा के खिलाफ बार बार उसके मेरिडियन में हिंसक रूप से टकरा रही थी। दूसरे क्रम और तीसरे क्रम की पिछली सफलताओं के समान ध्रुवांत ने दृढ़ता से काम किया, अपनी युद्ध क्यूई को प्रसारित किया, और अंत में चौथे क्रम की बाधा टूट गई। छोटी दरारें धीरे धीरे बड़ी और बड़ी होती गईं। चौथा आदेश सफलता। जिस क्षण वह चौथे क्रम में पहुंचा, ध्रुवांत के पीछे 2 सिर वाला सर्प मार्शल स्पिरिट अचानक काले और नीले रंग की चमकदार रोशनी उत्सर्जित करता है। ड्रैगन के समान एक तीखी दहाड़, लेकिन फिर भी गूंजती नहीं। 2 सिर वाला सर्प वास्तव में सिर से पूंछ तक एक दूसरे से अलग हो गया। 2 अलग अलग सर्प निकले, एक नीला सर्प और एक काला सर्प। गलत सटीक रूप से कहा जाए तो नीला सर्प और काला सर्प नहीं, क्योंकि 2 भागों में विभाजित होने के बाद दोनों सर्पों के शरीर के नीचे 4 पंजे उग आए और नए शल्क मोटे हो गए, जो ड्रैगन के शल्क जैसे लग रहे थे। अध्याय 17। केवल आशीष ही अंदर जा रहा है। अपने पीछे विकसित मार्शल आत्माओं के परिवर्तनों को महसूस करते हुए ध्रुवांत वास्तव में हैरान था। इसे 2 सिर वाला सर्प योद्धा कैसे कहा जा सकता है? यह तो मूल दिव्य ड्रैगन जाति है। फिर भी जुड़वा दिव्य ड्रैगन, जुड़वा मार्शल आत्माएं। ध्रुवांत के दिमाग में एक विचार कौन था, उसे खुद इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मार्शल स्पिरिट की दुनिया में जुड़वा मार्शल आत्माओं वाले लोग बेहद दुर्लभ थे, और उनमें से हर एक को स्वर्ग का गौरव माना जाता था। इसके अलावा ध्रुवांत की जुड़वा मार्शल आत्माएं शानदार प्रतिभा वाली मार्शल आत्माएं थीं। हालांकि उसके पीछे की मार्शल आत्मा आदिम दिव्य ड्रैगन जैसी नहीं थी, फिर भी यह उसका पहली बार विकसित होना था। जब वह 7वें क्रम में पहुंचेगा तो उसकी मार्शल आत्मा अपने दूसरे परिवर्तन से गुजरेगी, और उस समय उसकी मार्शल आत्मा वास्तव में एक आदिम दिव्य ड्रैगन बन जाएगी। सदमे के बाद ध्रुवांत के दिल से उत्साह फूट पड़ा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जिस मार्शल स्पिरिट के विकास की वह उम्मीद कर रहे थे, वह इस तरह से होगा। उनकी मार्शल स्पिरिट वास्तव में शानदार प्रतिभा वाली जुड़वा मार्शल स्पिरिट बन गई। तो फिर जागृत मार्शल आत्माओं की क्षमता क्या थी? 2 हैं, वास्तव में 2 हैं। जुड़वा काले और नीले ड्रैगन से विरासत की स्मृति ध्रुवांत में स्थानांतरित हो गई थी। सामान्य तौर पर पहले परिवर्तन से गुजरने वाली मार्शल आत्माएं अपनी मार्शल आत्माओं की विरासत स्मृति से केवल एक जन्मजात प्रतिभा क्षमता को जागृत करती हैं, और क्योंकि ध्रुवांत के पास जुड़वा मार्शल आत्माएं थीं, इसलिए उसे 2 जन्मजात क्षमताएं मिली। अपने मन में विरासत की यादों को समेटते हुए ध्रुवांत ठंडे जेड बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया। उसका सिलहूट अचानक धुंधला हो गया और कमरे से पूरी तरह गायब हो गया। लगभग 6 सांसों के बाद उसका सिलहूट ठंडे जेड बिस्तर पर फिर से दिखाई दिया। यह ध्रुवांत की पहली मार्शल स्पिरिट जन्मजात क्षमता थी, अंतरिक्ष छिपाव। अंतरिक्ष छिपाव, अंतरिक्ष और शून्य के भीतर छिपा हुआ, छायाहीन, निराकार, निशान रहित अदृश्य। यह क्षमता बहुत अद्भुत है। ध्रुवांत की आंखों में चमक उठी। कल्पना कीजिए, अगर ध्रुवांत एक भीषण युद्ध के बीच में अचानक गायब हो जाए, चुपचाप प्रतिद्वंद्वी के पीछे छिप जाए और उस पर जानलेवा हमला करे, जबकि प्रतिद्वंद्वी उससे बचने में असमर्थ हो। यह कौशल हत्या के लिए बिल्कुल सही था। हालांकि ध्रुवांत अभी सिर्फ 6 सांसों तक ही छिप सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा, उसकी ताकत बढ़ने के साथ साथ समय की अवधि भी बढ़ती जाएगी। वह जितना मजबूत होता जाएगा, उतनी ही देर तक वह अंतरिक्ष में छिपा रह सकता है। यदि पहला जन्मजात कौशल अंतरिक्ष में छिपने का था, तो दूसरा क्या था? इसके बारे में सोचते हुए ध्रुवांत का शरीर बिना किसी अर्थ के ठंडे जेड बिस्तर से ऊपर तैर आया और एक प्रेत आकृति में बदल गया, जो उसके कमरे से बाहर उसके छोटे से आंगन में तैर रही थी। दूसरी मार्शल आत्मा की जन्मजात क्षमता, प्रेत छाया। दूसरी क्षमता का परीक्षण करते समय ध्रुवांत ने देखा कि उसकी गति उसकी सामान्य गति से लगभग 1/3 बढ़ गई थी। समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ते समय जीत हासिल करने के लिए गति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोनों मार्शल आत्माओं की जन्मजात क्षमता के संयोजन के साथ वह पूरी तरह से निडर हो सकता है। ध्रुवांत ने गहरी सांस ली, जैसे उसमें गर्व सहित विभिन्न भावनाएं भर गई हों। उसके शरीर से एक प्रभावशाली आभा निकल रही थी। कुछ ही क्षणों बाद उनकी भावनाओं का उफान धीरे धीरे शांत हो गया। अचानक ध्रुवांत हवा में उछल पड़ा, उसके हाथ लहरा रहे थे। एक के बाद एक अलौकिक तार के निशान रात्रि आकाश में सघन होते गए। इस बार आगे बढ़ने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी चपलता दोगुनी हो गई थी, और उसके प्रत्येक हमले में उसकी मांसपेशियों की विस्फोटक शक्ति अधिक भयंकर और तीव्र थी। जब वह तीसरे क्रम में था, तब ऐसा नहीं हुआ था। प्रारंभिक योद्धा अवस्थाओं में प्रथम श्रेणी से लेकर तृतीय श्रेणी तक शिरोबिंदु में युद्ध क्यूई संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करती है तथा मांस को दृढ़, सघन और शक्तिशाली बनाती है, जिससे चतुर्थ श्रेणी में शिरोबिंदु में युद्ध क्यूई न केवल मांसपेशियों को परिष्कृत करती है, बल्कि कंडराओं को भी परिष्कृत करती है। ध्रुवांत की हथेली का एक निशान उस आधे मीटर बड़े पत्थर से टकराया जो छोटे से आंगन के कोने में भूला हुआ था, इससे पहले कि वह जमीन पर उतरे। रात की हवा चली और आधे मीटर का पत्थर चूर्ण चूर्ण होकर छोटे से आंगन के हर कोने में फैल गया। पहले आदेश से तीसरे आदेश तक प्रत्येक आदेश की सफलता ने एक पत्थर से ताकत बढ़ाई और चौथे आदेश को आगे बढ़ाने पर ताकत दोगुनी हो गई। वर्तमान में ध्रुवांत के एक प्रहार में 6 पत्थरों की शक्ति थी। भोर करीब आ गई और नरम सूरज की रोशनी ध्रुवांत की त्वचा को छू रही थी, जैसे कि उसके शरीर पर सुनहरे प्रभामंडल की एक परत हो।
ध्रुवांत अपने छोटे से आंगन में स्थिर खड़ा था, सूरज की गर्मी को अपने शरीर में भरने दे रहा था। फिर वह पूर्वी आंगन की दिशा में आगे बढ़ा, लेकिन जब वह पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल में पहुंचा तो उसके पिता भीम वहां नहीं थे, केवल उसकी मां गायत्री ही हॉल में थी। पिताजी ग्रैंड हॉल गए थे? ध्रुवांत ने हैरान होकर पूछा। गायत्री ने सिर हिलाया और कहा, आज सुबह आपके दादाजी ने उसे वहां जाने के लिए कहा, यहाँ तक कि शीशनाथ और मनोर के बुजुर्गों को भी बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि वे किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह सुनकर ध्रुवांत ने अपने पिता के लौटने तक इंतजार करने का फैसला किया। ग्रैंड हॉल में प्रताप राणा मुख्य सीट पर बैठे थे और बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले उनकी नजर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर पड़ी। कल स्पिरिट पूल खुलेगा और आशीष को 1 महीने के लिए अंदर अभ्यास करने के लिए चुना गया है। यह सुनकर ग्रैंड हॉल में उपस्थित लोगों ने एक दूसरे को जानने वाली नजरों से देखा और फिर भीम की प्रतिक्रिया जानने के लिए चोरी चोरी नजरों से देखने लगे। राणा काइड ने अपने नंगे हाथों से राणा कबीले की जागीर की स्थापना की, इसलिए किसी भी बुजुर्ग ने उन मामलों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि भगवान ने पहले ही तय कर लिया था। कई वर्षों के पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार मार्शल स्पिरिट्स के जागरण के बाद स्पैरिंग इवेंट का विजेता 1 महीने के लिए अभ्यास करने के लिए स्पिरिट पूल में प्रवेश करने के योग्य है। जाहिर है ध्रुवांत विजेता था और इस बार स्पिरिट पूल में प्रवेश करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। जब भीम ने अपने पिता की घोषणा सुनी तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके दिल में क्रोध की आग जल उठी और वह गुस्से से खड़ा हो गया। पिताजी, यह अनुचित है। इस साल की कबीले की सभा में स्पष्ट रूप से ध्रुवांत ने ही आशीष को हराया था। ऐसा क्यों है कि स्पिरिट पूल का कोटा आशीष को दिया गया है? प्रताप राणा थोड़ा शर्मिंदा था। उसे स्थिति की अनुचितता का एहसास था और न तो सही और न ही तर्क उसके पक्ष में था, इसलिए वह अपने दूसरे बेटे के व्यवहार को फटकार नहीं सकता था। वह केवल अविश्वसनीय रूप से बड़बड़ा सकता था। हालांकि इस साल की असेंबली ध्रुवांत ने आशीष पर जीत हासिल की, लेकिन यह केवल एक संयोग था। प्रतिभा के मामले में उनकी तुलना करें तो आशीष की प्रतिभा ध्रुवांत से बहुत अधिक है। इस बार वह दूसरे क्रम में प्रवेश कर सका क्योंकि उसने 3 यांग फल निगल लिए थे। मैंने शुरू में तय किया था कि विजेता स्पिरिट पूल में प्रवेश करने में सक्षम होगा। मेरा वास्तव में मतलब था कि प्रत्येक वर्ष का सबसे प्रतिभाशाली नवजागृत मार्शल स्पिरिट का शिष्य अभ्यास करने के लिए स्पिरिट पूल में प्रवेश करने के योग्य है। भीम के अंदर का गुस्सा शांत करना इतना आसान नहीं था। उसने अचानक बीच में टोकते हुए कहा, बकवास। केवल सबसे प्रतिभाशाली शिष्य ही अभ्यास करने के लिए स्पिरिट पूल में प्रवेश करने के योग्य हैं। यह बात पहले क्यों नहीं उठाई गई? ध्रुवांत के जीतने तक इंतजार क्यों किया गया ताकि वह सबसे प्रतिभाशाली शिष्य बन जाए? प्रताप राणाए को समझ में नहीं आया कि वह क्या जवाब दे। इस समय शीशनाथ बोला, दूसरे भाई, क्या पिताजी मैनर लॉर्ड हैं या आप? आपके पास अभी भी पिता के निर्णय पर सवाल उठाने या टिप्पणी करने की योग्यता है। भीम के हाथ मुट्ठियों में कस गए और उसकी क्रोधित निगाहें शीशनाथ पर गड़ी रहीं, लेकिन वह शीशनाथ के शब्दों की सच्चाई का खंडन करने में असमर्थ था। दूसरे मनोर स्वामी, पुराने मनोर स्वामी द्वारा लिए गए सभी निर्णय राणा कबीले मनोर के लाभ के लिए हैं। एल्डर मल्लू ने अपना मुंह खोला। हर कोई जानता है कि युवा स्वामी ध्रुवांत की प्रतिभा युवा स्वामी आशीष की तुलना में बहुत खराब है। यदि युवा स्वामी ध्रुवांत अभ्यास करने के लिए स्पिरिट पूल में प्रवेश करता है तो यह केवल स्पिरिट पूल की शक्ति को बर्बाद कर देगा। मल्लू की ओर उंगली दिखाते हुए भीम ने गरजते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो, यह तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। मल्लू घबरा गया और उसका चेहरा गहरा लाल हो गया और वह एक और शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक क्षण बाद अपने गुस्से को बलपूर्वक दबाते हुए भीम ने प्रताप राणा की ओर देखा। ठीक है पिताजी, चूंकि आपने कहा कि इस बार यह एक संयोग था, तो क्या होगा अगर अगले साल की असेंबली के दौरान ध्रुवांत अभी भी आशीष से पहले आ जाए? प्रताप राणाए स्तब्ध रह गए। तुम्हारी राय में अगले साल की कबीले सभा के दौरान ध्रुवांत को फिर से किसी कुत्ते की गंदगी का सामना करना पड़ेगा? शीशनाथ ने कहा, ठीक है, अगर ध्रुवांत अगले साल की कबीले सभा के दौरान फिर से जीतता है तो मैं तुम्हें 100 युद्ध क्यूई डैन का मुआवजा दूंगा और तुमसे माफी मांगूंगा। 100 युद्ध क्यू दान आत्मा कुंड में 1 महीने के अभ्यास के लगभग बराबर थे। अच्छा, भीम ने शीशनाथ को घूरते हुए कहा, याद है तुमने आज क्या कहा था? यह वाक्य छोड़ते हुए भीम मुड़ा और ग्रैंड हॉल से बाहर चला गया। जाने से पहले उसने प्रताप राणा को नमस्कार करने की जहमत नहीं उठाई। अध्याय 18 युद्ध कौशल प्रशिक्षण। शीशनाथ ने अपने दिल में ही हंसी उड़ाई जब उसने भीम को पलटकर दूर जाते हुए देखा। उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं था कि ध्रुवांत को एक और अविश्वसनीय किस्मत मिलेगी जो उसे अगले साल की कबीले की सभा में अपने बेटे को दूसरी बार हराने में मदद कर सकती है। इसलिए तथाकथित युद्ध क्यूई दान के 100 टुकड़े मूल रूप से धुएं को पकड़ना था, बिल्कुल असंभव। ग्रैंड हॉल के अंदर बुजुर्ग एक दूसरे को चुपके से देखते रहे, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय ध्रुवांत पूर्वी प्रांगण में इंतजार कर रहा था और वह मुश्किल से बैठा था कि भीम उदास मूड में वापस आ गया। पिताजी, क्या हुआ? ध्रुवांत ने पूछा। गायत्री भी अपनी कुर्सी से उठी और भीम की ओर चली गई। अपने बेटे को देखते ही भीम के मन में अपराध बोध ने घर कर लिया, लेकिन वह सीधे मुख्य हॉल में चला गया और बिना कुछ कहे बैठ गया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसका गुस्सा कम होने के बजाय और भी भड़क गया। यह तो सरासर बदमाशी है, जबरदस्त बदमाशी। बड़े भाई शीशनाथ के मजाक और आशीष के प्रति अपने पिता के पक्षपात को याद करते हुए भीम खुद को गुस्से से चीखने से नहीं रोक पाया। एक हथेली ने उसके बगल में रखी कुर्सी पर प्रहार किया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। भीम की अचानक हिंसक कार्रवाई से गायत्री भयभीत हो गई थी। पेंग जी, क्या हुआ? क्या हुआ? गायत्री ने उत्सुकता से पूछा। अपना सिर उठाकर भीम ने अपनी पत्नी गायत्री और अपने बेटे की ओर देखा।
जैसे जैसे वह अपने दिल में आहें भरता गया, उसे अपराध बोध और भी भारी होता गया। अंत में भीम ने ग्रैंड हॉल में पहले जो कुछ हुआ था उसे याद किया, और जब वह उस हिस्से में पहुंचा जहां प्रताप राणा ने स्पिरिट पूल में प्रवेश करने का कोटा आशीष को दिया था जो ध्रुवांत का था, तो उसका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। उसकी एक हथेली पास में ही एक दूसरी कुर्सी पर जा गिरी। पिताजी की हरकतें बहुत पक्षपातपूर्ण थीं। उनकी नजर में केवल आशीष ही उनका पोता है। जब गायत्री ने सब कुछ सुना तो उसकी बादाम के आकार की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और आक्रोश से बोली, क्या वह अभी भी हमारे ध्रुवांत को अपना पोता मानता है? ध्रुवांत ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर ही अंदर हंसता रहा। हालांकि उसने कुछ दिन पहले कबीले की सभा के दौरान आशीष को हराया था और अपनी दूसरी श्रेणी की ताकत का खुलासा किया था। ऐसा लग रहा था कि उसके दादा राणा काइड को वास्तव में उसकी कोई चिंता नहीं थी। शायद दादा राणा काइड की नजर में उसका दूसरे श्रेणी के योद्धा के रूप में आगे बढ़ पाना काफी हद तक किसी कुत्ते की किस्मत की वजह से था, और इसकी तुलना आशीष की अस्तित्वहीन उपलब्धि से नहीं की जा सकती थी। और मल्लू ने हमारे ध्रुवांत को नीचा दिखाने की हिम्मत की, यहाँ तक कि यह कहने की हिम्मत की कि हमारा ध्रुवांत अगर अंदर गया तो स्पिरिट पूल की शक्ति को बर्बाद कर देगा। गायत्री ने गर्मजोशी से कहा, यह कुत्ते जैसा गुलाम अगर शीशनाथ उसका समर्थन नहीं करता तो वह ऐसे शब्द कहने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मल्लू राणा कबीले के मनोर का बुजुर्ग था, लेकिन उसकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति और अधिकार कुलीन रक्षकों की तुलना में थोड़े ही ज्यादा थे। आखिरकार वह अभी भी मूल रूप से एक गुलाम था। ध्रुवांत, पिताजी को माफ कर दो। भीम की आवाज धीमी हो गई जब वह अपने बेटे से माफी मांग रहा था, अपराध बोध से भरा हुआ। यह सब इसलिए है क्योंकि पिताजी बेकार हैं। न केवल मैंने स्पिरिट पूल में प्रवेश करने के लिए तुम्हारा स्थान खो दिया, बल्कि वास्तव में आशीष के कारण भी खो दिया। जब ध्रुवांत ने यह सुना तो वह बस बेपरवाही से मुस्कुराया। पिताजी, माँ, चिंता मत करो। अगले साल की कबीले की सभा में मैं न केवल आशीष को तब तक मारूंगा जब तक उसके पिता उसे पहचान नहीं पाते, बल्कि मैं उसे तब तक मारूंगा जब तक दादा उसे पहचान नहीं पाते। चूंकि दादा प्रताप राणा अपने प्यारे पोते आशीष को बहुत महत्व देते हैं, तो यह ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट पोता अपने दादा को दिखाएगा कि उसका भाग्य केवल बेहतर और बेहतर, पहले से कहीं अधिक मजबूत हो रहा है। न केवल अगले वर्ष की वंश सभा के दौरान, बल्कि आने वाले प्रत्येक वर्ष की सभा में वह आशीष को एक सुपर सुअरसिर में बदल देगा। भीम और गायत्री ने सोचा कि उनका बेटा उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, उन्हें चिंता न करने के लिए कह रहा है, जिससे भीम की अपराध बोध की भावना बढ़ गई। इस धारणा के तहत कि उनका बेटा सिर्फ ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट प्रतिभा वाला था, उसके और आशीष के बीच का अंतर समय बीतने के साथ खुद ही सामने आ जाएगा। 1 साल के समय में आशीष तीसरे क्रम में सफलता प्राप्त कर सकता है, शायद उससे भी ऊपर। हालांकि उनके बेटे के पास सिर्फ ग्रेड 7 मार्शल स्पिरिट है, इसलिए उनके बेटे को दूसरे क्रम से तीसरे क्रम में सफलता प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 साल की जरूरत होगी। क्या अगले साल की कुल सभा में उनका बेटा आशीष को हरा पाएगा? जब तक कि उसका बेटा इतना भाग्यशाली न हो कि वह यान फल या इसी तरह के अमृत के 3 और टुकड़े निगल सके, अन्यथा। भीम ने आह भरी, क्या उसका बेटा इतना भाग्यशाली होगा कि उसे दूसरी बार यान फल के समान अमृत मिल सके? अपने माता पिता के चेहरे के भावों को देखकर ध्रुवांत यह अनुमान लगा सकता था कि उसके माता पिता इस बात को लेकर आशावादी नहीं थे कि वह अगले साल आशीष को हरा पाएगा। पिताजी, माँ, मैं कुछ समय के लिए पहाड़ों में प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा हूँ, ध्रुवांत ने एक पल सोचने के बाद कहा। इस व्यवस्था ने उसे शरीर रूपांतरण शास्त्र का अभ्यास करने की सुविधा दी। हर समय इधर उधर भागना वास्तव में एक असुविधा थी। इसके अलावा फिलहाल ध्रुवांत नहीं चाहता था कि असुर रणनीति उजागर हो। नहीं, जिस क्षण ये शब्द ध्रुवांत के होठों से निकले, गायत्री ने बिना सोचे समझे ही कड़ी आपत्ति जताई। भीम ने भी समझाया, ध्रुवांत, मुझे पता है कि तुम पीछे के पहाड़ पर जा रहे हो ताकि तुम शांति से अभ्यास कर सको, लेकिन तुम्हारी ताकत केवल द्वितीय क्रम में है। यह बहुत खतरनाक है। ध्रुवांत को उम्मीद थी कि उसके माता पिता इस पर आपत्ति करेंगे। आखिरकार उनकी नजर में वह सिर्फ 7 साल का बच्चा था। कोई भी माता पिता स्वेच्छा से 7 साल के बच्चे को सिर्फ प्रशिक्षण के लिए घर की सुरक्षा से बाहर जाने की अनुमति नहीं देंगे। पिताजी, माँ, मैं केवल पीछे के पहाड़ के बाहरी किनारे पर ही रहूंगा। जब तक मैं गहरे भागों में प्रवेश नहीं करता तब तक कोई खतरा नहीं है। ध्रुवांत ने फिर कोशिश की, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्रुवांत ने उन्हें समझाने के लिए जो कुछ भी कहा, उसके बावजूद भीम और गायत्री ने जोरदार तरीके से उसे अस्वीकार कर दिया। क्या होगा अगर मैं अगले साल आशीष को हरा सकूं? ध्रुवांत ने अपनी रणनीति बदलते हुए आखिरी कदम उठाया और पूछा। आशीष को हराना? दोनों ने ध्रुवांत की ओर देखा। अगर आप अगले साल के स्पैरिंग इवेंट में आशीष को हराने में सक्षम हैं, तो मैं आपको पीछे के पहाड़ पर अभ्यास करने की अनुमति दूंगा। भीम ने आखिरकार विचार करने के बाद गंभीर आवाज में सहमति व्यक्त की। अगले साल आशीष को हराने के बाद हम इस पर फिर से चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, ध्रुवांत ने सहमति जताई। चूंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वह केवल 1 साल ही इंतजार कर सकता है। और इस समय उत्तरी प्रांगण में अपने पिता को उस स्थिति का वर्णन करते हुए सुनकर जहां उसके दादा ने घोषणा की थी, आशीष के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी। दादाजी वास्तव में बुद्धिमान हैं। वे जानते हैं कि यदि उस बच्चे को आत्मा के कुंड में जाने दिया गया तो इससे केवल बर्बादी ही होगी। ग्रैंड हॉल से उत्तरी प्रांगण में लौटने के बाद से शीशनाथ अच्छे मूड में थे। अपने बेटे की बातें सुनकर हंस रहे थे। चूंकि आपके दादाजी ने आपको यह मौका दिया है, इसलिए आपको अपने दादाजी और मुझे निराश नहीं करना चाहिए। हालांकि आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट है, फिर भी आपको अपने अभ्यास में प्रयास करना चाहिए।
आशीष मुस्कुराया और आश्वस्त होकर कहा, पिताजी निश्चिंत रहें, एक बार जब मैं स्पिरिट पूल में प्रवेश करूंगा और वहां अभ्यास करूंगा तो मैं निश्चित रूप से 1 वर्ष से भी कम समय में तीसरे क्रम में पहुंच जाऊंगा। यहाँ तक बोलते हुए आशीष के दोनों शिष्यों ने अत्यधिक घृणा प्रकट की। अगले साल की कबीले की सभा के दौरान मैं उस छोटे कुत्ते को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और मैं उसके दोनों हाथ और पैर अपंग कर दूंगा। अपने छोटे से यार्ड में वापस आकर ध्रुवांत ने हमेशा की तरह अभ्यास जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने असुरा रिंग से एक कागज का टुकड़ा निकाला। अब जब वह चौथे क्रम पर पहुंच गया था तो वह युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू कर सकता था। कागज के टुकड़े पर तलवार से हमला करने वाले युद्ध कौशल का एक सेट दर्ज था जो विशेष रूप से असुर के ब्लेडों के लिए बनाया गया प्रतीत होता था, और वहां असुर दानव पंजा नामक युद्ध कौशल का एक और सेट था। असुर तलवार कौशल में कुल 18 चालें थीं और प्रत्येक चाल को 3 चरणों में विभाजित किया गया था, जबकि असुर दानव पंजे में थोड़ी कम, केवल 5 चालें थीं। एक बार युद्ध कौशल के दोनों सेटों से गुजरते हुए ध्रुवांत की नजर असुर तलवार कौशल के एक छोटे से चित्र पर पड़ी, जिसने उसे पहले तलवार कौशल का अभ्यास करने का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। अपने कमरे से बाहर आकर अपने छोटे से आंगन में ध्रुवांत ने असुर के ब्लेडों को पुकारा। पहले हमले की हरकत, मनोदशा और शरीर के अंदर क्यूई परिसंचरण को दर्शाने वाले चित्र को याद करते हुए ब्लेडों की एक लहर के साथ दर्जनों ब्लेड की छवियां कहीं से भी उभरी, घूमती हुई और 2 छोटे चक्रवातों में इकट्ठी हुई जो छोटे आंगन की परिधि के भीतर टेढ़मेढ़े थे। असुर तलवार कौशल, पहला कदम, नर्क का तूफान। अध्याय 19, शरीर का चौथा चरण, कायापलट शास्त्र। लेकिन नर्क के तूफान के 2 चक्रवात ज्यादा देर तक नहीं टिके। यह छोटे से प्रांगण की परिधि के भीतर लगभग एक सांस के समय तक घूमता रहा और फिर चला गया। पहले प्रयास के बाद ध्रुवांत ने ब्लेड को फिर से नहीं घुमाया, बल्कि हरकतों को फिर से दोहराया और याद किया कि जब नर्क का तूफान आया था तो कैसा महसूस हुआ था। जब वह वहां खड़ा था तो उसके दिमाग में घूमते हुए चक्रवातों की एक अंतहीन श्रृंखला थी जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया था। हालांकि यह छिटपुट था, लेकिन जिस प्रक्षेप पथ का अनुसरण करना था वह उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित था। आधे घंटे बाद ध्रुवांत अचानक हरकत में आया। ब्लेड को संभालते हुए उसके हाथ बाहर की ओर झूलने लगे। इस बार ब्लेड की रोशनी की 18 किरणें कहीं से भी प्रकट हुई, लगातार गति में घूमती रहीं, हवा के झोंकों को आकर्षित करते हुए 2 चक्रवात बनाए जो उसके पहले प्रयास की तुलना में आकार में दोगुने हो गए। जब यह समाप्त हो गया तो वह एक बार फिर गतिहीन खड़ा हो गया और उस अनुभूति को याद करने लगा जब नर्क का तूफान बना था, वह कैसे घूमा था और वह कैसे घूमा था जब वह पूर्व निर्धारित पथ और अंततः अपनी दिशाओं के अनुसार आगे बढ़ा था। आधे घंटे बाद ध्रुवांत ने एक बार फिर असुर के ब्लेडों पर वार किया और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। हर बार वार करने के बाद वह मूर्ति की तरह वहीं स्थिर खड़ा रहता था और दोबारा हमला करने से पहले चाल का सार समझता था। सुबह से दोपहर तक और फिर शाम ढलने के साथ ही सूर्यास्त की आखिरी किरणें गायब होने वाली थीं। ध्रुवांत के हाथों में काली तलवारें अचानक बाहर निकल आईं। नरक के तूफान की 2 विशिष्ट अशांत आंधियां हवा के साथ अंतहीन रूप से घूमती हुई, नरक से रेंगती हुई विलापपूर्ण सिसकियों जैसी सीटी बजाती हुई निकली। इसे सुनकर दिल धड़कने लगे। ध्रुवांत का वर्तमान नरक का तूफान फिलहाल 5 सांसों तक चल सकता है। जैसे ही उसने नरक के तूफान से निकलने वाली असुर की हल्की नारकीय चीखें सुनी, ध्रुवांत ने राहत की सांस ली। नोट के अनुसार जब नरक का तूफान हल्की नारकीय चीखें निकालता है तो इसे मामूली पूर्णता चरण में पहुंचना माना जाता है। यदि असुर के द्वारों के संप्रभु संस्थापक भूदेव को पता होता कि ध्रुवांत ने असुर तलवार कौशल की पहली चाल नरक का तूफान में मामूली पूर्णता तक पहुंचने के लिए केवल 1 दिन का अभ्यास किया है तो वह अचंभित रह जाता। भूदेव के समय में जब उन्हें गलती से इस साधना तकनीक और युद्ध कौशल की जानकारी मिली तो नरक से चीखें निकालने में उन्हें 2 महीने से अधिक का अभ्यास करना पड़ा। लेकिन ध्रुवांत ने केवल 1 दिन का उपयोग किया। युद्ध कौशल प्रशिक्षण किसी की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा के लिए अप्रासंगिक था क्योंकि यह समझने की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता था। अपने पिछले जीवन में ध्रुवांत को पृथ्वी पर 100 वर्षों से अधिक समय तक एक दुर्लभ मार्शल आर्ट कौतुक के रूप में सम्मानित किया गया था। युद्ध कौशल की अवधारणा मार्शल आर्ट के समान थी। इस प्रकार यह कुछ अकल्पनीय नहीं था कि असुर तलवार कौशल के पहले कदम में मामूली पूर्णता चरण को प्राप्त करने के लिए उसे केवल 1 दिन के अभ्यास की आवश्यकता थी। आकाश में अंधेरा बढ़ता देख ध्रुवांत ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और अपने कमरे में प्रवेश किया, जहां वह ठंडे जेड बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी युद्ध क्यूई का अभ्यास करने के लिए असुर रणनीति साधना तकनीक का अभ्यास करने लगा। जब से वह चौथे क्रम में आगे बढ़ा है, उसकी 2 सिर वाली सर्प मार्शल आत्मा न केवल उत्कृष्ट प्रतिभा वाली जुड़वा मार्शल आत्माओं में विकसित हुई है, बल्कि उसका भौतिक आकार भी एक पायदान ऊपर चला गया है। जिस समय ध्रुवांत की मार्शल आत्मा अभी अभी जागृत हुई थी, उस समय 2 सिर वाली सर्प मार्शल आत्मा केवल आधा मीटर लंबी थी। काले और नीले रंग के ड्रैगन ध्रुवांत के पीछे अपने जबड़े फैलाकर मंडराते रहे और शून्य से नीचे आ रही अधोलोक आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलते रहे। चौथे क्रम में प्रवेश करने के बाद अधोलोक आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक गहरी, मोटी और शुद्ध हो गई। जुड़वा ड्रैगन मार्शल आत्माओं के शरीर से ड्रैगन जाति की प्रतिष्ठा की एक सहज दमनकारी आभा निकल रही थी। समय उड़ गया और बहुत जल्दी 1 महीना बीत गया। दिन बीतते गए और हर दिन एक ही दिनचर्या दोहराई जाती थी। असुर रणनीति और कायांतरण सूत्र शास्त्र का अभ्यास करने के अलावा हर सुबह ध्रुवांत अपने छोटे से यार्ड में अपने असुर तलवार कौशल को निखारने के लिए अभ्यास का समय आवंटित करता था। 1 महीने के बाद उसके हमलों से निकलने वाली ब्लेड की रोशनी शुरुआती 18 से बढ़कर 40 हो गई थी। यहां तक कि नरक के तूफान से उत्पन्न चक्रवातों का आकार भी दोगुने से अधिक हो गया था। एक रात ध्रुवांत नरक के तूफान की शक्ति का परीक्षण करने के लिए पीछे के पहाड़ पर गया।
अपनी हथेलियों में असुर के ब्लेड को पकड़कर उसने बाहर की ओर घुमाया और दो हवा के भंवर उड़ते हुए दिखाई दिए। जैसे ही नरक के तूफान से बने दो चक्रवात घूमे, 30 मीटर के दायरे में हर पेड़ कट गया और इन गिरे हुए पेड़ों के तने पर कई कटों के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, जैसे कि किसी ने तलवार से इन पेड़ों पर अपना गुस्सा निकाला हो। जमीन पर बिखरे लकड़ी के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर ध्रुवांत ने संतोष के साथ अपना सिर हिलाया। असुर तलवार कौशल की हमला शक्ति काफी दुर्जेय थी। कम से कम उसके पिछले जीवन की विरासत तलवार कौशल निष्पादित शैतान तलवार की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। हालांकि इस गति से उसे इस टेम्पेस्ट ऑफ हेल चाल के प्रमुख समापन चरण तक पहुंचने से पहले कम से कम 6 महीने की आवश्यकता होगी, ध्रुवांत ने खुद से सोचा। यद्यपि 1 महीने के कठोर अभ्यास के बाद ही हेल ऑफ जैसे ही वह उस अवस्था तक पहुंचता, नर्क के तूफान से उत्पन्न दो चक्रवात उसकी इच्छा के अनुसार दिशा बदल सकते थे। पीछे के पहाड़ पर कुछ समय अभ्यास करने के बाद ध्रुवांत ने धीरे धीरे अपने मूड और स्थिति को समायोजित किया। अपने पैरों को चौड़ा करके और अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर फैलाकर वह दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, इसे आंतरिक शक्ति में परिवर्तित कर रहा था। धीरे धीरे यह ध्रुवांत के डेंटियन के अंदर अधिक से अधिक जमा हो गया। कायांतरण सूत्र शास्त्र प्रशिक्षण मुद्रा में प्रवेश करने के कुछ ही क्षण बाद अचानक ध्रुवांत ने अपने डेंटियन से एक चमकदार सुनहरी रोशनी की चमक देखी। इसके बाद उसका शरीर भी सुनहरी रोशनी में लिपटा हुआ था। उसके चारों ओर की हवा चारों दिशाओं में बाहर की ओर लहरा रही थी, क्योंकि उसके शरीर से एक आंतरिक शक्ति फूट पड़ी थी। धीरे धीरे ध्रुवांत ने अपनी हथेली वापस ली और रात के लिए अपनी ट्रेनिंग रोक दी। जैसे ही उसने स्टेज 3 की आंतरिक शक्ति को अपनी मेरिडियन के साथ प्रसारित किया, उसकी आंखें खुल गईं, जिससे वे और चौड़ी हो गईं। इसके साथ ही वह जल्द ही चरण 4 शरीर के सितारों की शक्ति को परिवर्तित करने के लिए मेटामोर्फोस शास्त्र का प्रशिक्षण ले सकेंगे। चौथे चरण के निर्देशों को याद करते हुए ध्रुवांत का दाहिना पैर बाएं पैर की ओर मुंह करके आगे बढ़ा, जबकि उसका बायां पैर भी ऐसा ही करता रहा। उसका निचला शरीर घुटनों के बल आगे की ओर झुका हुआ था और उसका बायां हाथ सिर के ऊपर आसमान की ओर इशारा करते हुए फैला हुआ था। इस मुद्रा में ध्रुवांत ने एक निश्चित लय का पालन करते हुए अपनी सांस को समायोजित किया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा एक बार फिर उसकी ओर दौड़ी, जो उसके शरीर में समा गई। रात शांतिपूर्वक बीत गई। जब आकाश में रोशनी हुई, तभी ध्रुवांत ने अपना बायां हाथ नीचे रखा और पीछे हट गया, जिससे उसका कायांतरण सूत्र शास्त्र प्रशिक्षण समाप्त हो गया। मुंह से गंदी क्यूई निकालने के बाद उसने राणा कबीले के मनोर में वापस जाने से पहले अभ्यास के तौर पर कुछ इथरियल पांस बनाए। जब वह राणा कबीले के मनोर में पहुंचा, तब तक सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था। धीरे धीरे कदमों से ध्रुवांत पूर्वी प्रांगण के मुख्य हॉल की ओर बढ़ गया। हॉल में कदम रखते ही उसने देखा कि भीम और गायत्री दोनों मौजूद थे। हालांकि हॉल के माहौल में कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए ध्रुवांत ने पूछा, पिताजी, माँ, क्या बात है? आशीष स्पिरिट पूल से बाहर आ गया है, भीम ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, और उसकी आवाज कुछ कमजोर लग रही थी। मैंने सुना है कि वह देर से चरम पर पहुंचा था, दूसरे क्रम में। केवल इस समय ध्रुवांत को याद आया, स्पिरिट पूल को खुले हुए 1 महीना बीत चुका था। पीक अर्ली सेकंड ऑर्डर। ऐसा लगता है कि स्पिरिट पूल में 1 महीने के अभ्यास का परिणाम बुरा नहीं था। ध्रुवांत ने अपने शब्दों के प्रमाण के रूप में अपनी युद्ध क्यूई जारी की। यह द्वितीय क्रम का चरम है। भीम और गायत्री सदमे से भर गए, क्योंकि उन्होंने ध्रुवांत के शरीर से युद्ध क्यूई निकलती महसूस की। ध्रुवांत, यह भीम ने अपने बेटे को घूरते हुए कहा, क्या यह उसके बेटे के साथ एक और भाग्यशाली साहसिक कार्य हो सकता है? यदि नहीं, तो वह इतनी भयानक गति से कैसे आगे बढ़ सकता है? हंसते हुए ध्रुवांत ने समझाया, इस मामले में अगर आप न पूछें तो बेहतर है। भीम और गायत्री ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लगता था कि उनके बेटे के पास कई रहस्य थे, लेकिन चूंकि उनका बेटा विस्तार से बताना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे इसके बारे में परेशान नहीं किया। ठीक है ध्रुवांत, जब तक तुम साल के अंत तक तीसरे क्रम में पहुंच जाते हो, भले ही तुम आशीष को हरा न सको, पिताजी तुम्हें पीछे के पहाड़ों पर अभ्यास करने की अनुमति देंगे, भीम ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा। अध्याय 20 शेरशाह का उत्सव। जब तक मैं साल के अंत तक थर्ड ऑर्डर में शामिल हो जाऊं, अपने पिता की बात सुनते हुए ध्रुवांत के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। जब भीम ने ध्रुवांत के हाव भाव पर ध्यान दिया, तो उसने सोचा कि यह उसकी अनुचित आवश्यकता के कारण है। तीसरा क्रम बहुत अधिक है, धीरे से जारी रखा, ईमानदारी से। पिताजी और माँ समझते हैं कि वर्ष के अंत तक तीसरे क्रम तक पहुंचना मुश्किल है, इसलिए ध्रुवांत, अपने आप पर बहुत अधिक दबाव न डालें। भीम एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, जब तक आप वर्ष के अंत तक चरम देर दूसरे क्रम तक आगे बढ़ सकते हैं, तब तक यह ठीक है। पीक लेट सेकंड ऑर्डर। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति और भी अजीब हो गई। यह सही है ध्रुवांत, भले ही आप लेट सेकंड ऑर्डर के शिखर तक नहीं पहुंच पाएं, लेकिन लेट सेकंड ऑर्डर तक पहुंच जाएं, तो भी हम बहुत खुश होंगे। इस बार यह उसकी मां गायत्री थी जिसने बात की। ध्रुवांत के पास शब्द नहीं थे और वह अपने दिल में असहाय होकर मुस्कुरा रहा था। तीसरा क्रम, पीक लेट सेकंड ऑर्डर। लेट सेकंड ऑर्डर। पिताजी, माँ, मैं छोटे से आंगन में वापस जा रहा हूँ, ध्रुवांत ने खड़े होकर कहा। उसने कुर्सी की बाह पर हल्के से हाथ मारा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसके माता पिता अपनी आवश्यकता को और कम करके दूसरे क्रम के मध्य में शिखर पर पहुंचा देंगे। यदि ऐसा हुआ, तो वह संभवतः प्रतिरोध करने में सक्षम नहीं होगा और अपनी वर्तमान ताकत को चौथे क्रम के शिखर पर उजागर नहीं कर सकेगा। ध्रुवांत। जब ध्रुवांत हॉल से जाने वाला था, भीम ने कुछ सोचा, कहा, अब से कुछ दिनों बाद ओल्ड शेरशाह का 80वां जन्मदिन समारोह है और उन्होंने हमारे राणा कबीले के लोगों को उत्सव पार्टी में आमंत्रित किया है।
वह छोटी लड़की आपको आमंत्रित करने के लिए उनसे लगातार आग्रह कर रही थी, जोर देकर कह रही थी कि आपको वहां अवश्य आना चाहिए। वह जोर देकर कहती है कि मैं जाऊं। ध्रुवांत को आश्चर्य हुआ। वह छोटी लड़की वास्तव में उसे पसंद नहीं करती थी, है ना? सिर्फ इसलिए कि जब उसने वार्षिक कबीले की सभा के दौरान आशीष को बुरी तरह पीटा था, तब वह बहुत अच्छा लग रहा था। पिताजी, माँ, क्या मैं नहीं जा सकता? ध्रुवांत ने कमजोरी से पूछा। तुमने क्या कहा? गायत्री की आंखें उस पर चमक उठीं। ध्रुवांत उदास था, ऐसा लग रहा था कि वह भोज में जाने से बच नहीं सकता था। गायत्री अपने बेटे का उदास चेहरा देखकर हंसी और उसे चिढ़ाते हुए बोली, बड़बोले, बड़बड़ाओ मत। आयरा ओल्ड शेरशाह की आंखों का तारा है, उसके पास 9वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट है और वह निश्चित रूप से बड़ी होकर एक खूबसूरत युवती बनेगी। ध्रुवांत तो और भी अवाक रह गया। इसमें क्या है? अगर उसकी मां को पता होता कि उसके बेटे में असाधारण प्रतिभा है और साथ ही साथ जुड़वा मार्शल आर्ट की भी असाधारण प्रतिभा है, तो वह शायद इस तरह से नहीं सोचती। इस समय भीम भी बोल पड़ा, तुम्हारी मां सही कह रही है। भविष्य में यदि तुम ओल्ड शेरशाह की पोती आयरा से शादी करोगी तो तुम्हारी मां और मैं। जब उसके पिता अभी भी बात कर रहे थे, ध्रुवांत ने जल्दी से बीच में कहा, ठीक है पिताजी, मैं समझ गया। जब तक मैं जाऊंगा तब तक सब ठीक है ना? हम कब निकलेंगे? क्या आप जा रहे हैं? गायत्री ने जब ध्रुवांत का जवाब सुना तो वह अपनी हंसी रोक नहीं पाई। ऐसा लगता है कि हमारा बेटा शर्मिला महसूस कर रहा है। उसने ध्रुवांत को चिढ़ाना बंद किया और कहा, हम परसों निकलेंगे, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के अलावा तुम्हारे दादाजी, सबसे बड़े चाचा और वह आशीष भी जा रहे हैं। ध्रुवांत की भौहें सिकुड़ गईं और उसने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे पता है, अगर और कुछ नहीं हुआ तो मैं वापस चला जाऊंगा। भीम और गायत्री दोनों ने सिर हिलाया। ध्रुवांत पलटा और चला गया। अपने बेटे की पीठ को देखते हुए गायत्री ने आह भरी और कहा, यह कितना अच्छा होगा अगर हमारा ध्रुवांत आयरा से शादी कर ले। भीम ने अपना सिर हिलाया। आयरा की पृष्ठभूमि और प्रतिभा को देखते हुए वह हमारे ध्रुवांत को पसंद नहीं करेगी। इसके अलावा अभी आयरा केवल 8 साल की बच्ची है, इसलिए भले ही वह इस पर विचार न करे, लेकिन जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह इस पर विचार करेगी। इस समय तक ध्रुवांत अपने छोटे से आंगन में लौट आया था और उसने नरक के तूफान का अभ्यास करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसने यह नहीं सुना कि उसके माता पिता उसके जाने के बाद क्या कह रहे थे। 2 दिन बीत गए और जल्दी ही प्रस्थान का दिन आ गया। जिस क्षण ध्रुवांत पूर्वी प्रांगण में पहुंचा, उसे भीम ने घसीटकर मुख्य हॉल में ले गया और जब तक वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उसके दादा प्रताप राणा, सबसे बड़े चाचा शीशनाथ और आशीष पहले से ही इंतजार कर रहे थे। जब आशीष ने ध्रुवांत को मुख्य हॉल में कदम रखते देखा तो उसकी आंखें घृणा से भरी हुई थीं। यदि प्रताप राणा की उपस्थिति नहीं होती तो वह संभवतः ध्रुवांत पर झपट पड़ता। पिता, दादाजी। ध्रुवांत और भीम प्रताप राणा के पास गए और उनका अभिवादन किया, लेकिन आशीष की क्रूर जानवर की नकल को नजरअंदाज कर दिया। राणा कैदे ने सिर हिलाया और हंसा, चूंकि सभी लोग यहाँ हैं तो चलिए। राणा कैदे बाहर निकल गया और चारों लोग उसके पीछे चले गए। यद्यपि राणा कबीले की जागीर और शाह परिवार को चंद्रगढ़ प्रांत में 2 प्रमुख शक्तियों के रूप में जाना जाता था, फिर भी उनके बीच काफी दूरी थी। शाह परिवार का निवास चंद्रगढ़ प्रांत शहर में है, जबकि राणा कबीले का मनोर चंद्रगढ़ शहर से 100 मील बाहर स्थित था। इसलिए जब ध्रुवांत का 5 सदस्यीय समूह चंद्रगढ़ सिटी पहुंचा तो शाम हो चुकी थी, शाम होने वाली थी। भाई प्रताप, आप मेरे उत्सव में आने के लिए काफी दूरी तय करके आए हैं, फिर भी मैं अपने स्वागत में धीमा हूं, कृपया मुझे माफ करें, ओल्ड शेरशाह ने हंसते हुए कहा जब वे पांचों चंद्रगढ़ सिटी पहुंचे। भाई शेरशाह बहुत विनम्र हैं, प्रताप राणा जोर से हंसा। ध्रुवांत ने चारों ओर देखा और पाया कि छोटी लड़की आयरा एक गोल चेहरे वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के पीछे खड़ी थी, जो थोड़ा मोटा था और उसकी आंखें थोड़ी छोटी थीं, जिससे ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। क्या यह ओल्ड शेरशाह का इकलौता बेटा चक्रेश्वर आयरा का पिता है? ध्रुवांत ने आश्चर्य से पूछा। इस समय के पीछे छिपी हुई छोटी लड़की ने शरारती ढंग से ध्रुवांत को देखा, ध्रुवांत की ओर जीभ निकाली और खिलखिलाकर हंसने लगी। बहुत प्यारी लग रही थी। ध्रुवांत ने अपनी आंखें घुमाईं और उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। ध्रुवांत की उदासीन प्रतिक्रिया देखकर आयरा ने नाराजगी में अपने होंठ फुला लिए। यह दृश्य आशीष ने देखा, जो किनारे पर खड़ा था। उसके दिल में नफरत की लहर दौड़ गई। हालांकि कबीले की सभा के दौरान आयरा के साथ उसकी सगाई ध्रुवांत ने बर्बाद कर दी थी, लेकिन उसके दिल में आयरा पहले से ही उसकी पत्नी थी और अब उसकी पत्नी उसके सामने ही ध्रुवांत के साथ खुलेआम छेड़खानी कर रही थी। पारंपरिक अभिवादन के बाद सभी लोग शहर में प्रवेश कर शाह निवास की ओर बढ़ गए। उम्मीदों के विपरीत शाह निवास शहर के केंद्र में नहीं बल्कि दक्षिण भाग में स्थित था। जब वे शाह निवास के मुख्य द्वार के सामने पहुंचे तो सामने की 20 मीटर चौड़ी सड़क घोड़ों और गाड़ियों की अंतहीन धारा से भरी हुई थी। सड़क जीवंत थी और चमकीले और रंगीन लालटेन से सजी हुई थी। शेरशाह के 80वें जन्मदिन के जश्न के लिए राणा कबीले के मनोर के अलावा चंद्रगढ़ प्रांत की अधिकांश सेना पहले ही आ चुकी थी। हालांकि असली जश्न कल होगा, इसलिए कुछ लोग अभी तक नहीं पहुंचे थे और कुछ रास्ते में थे। जब वे शाह निवास पर पहुंचे तो शेरशाह ने उन्हें विश्राम के लिए पूर्व निर्धारित प्रांगण में ले गए। भाई प्रताप, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बस निवास के गार्ड को बता देना। कृपया खराब आतिथ्य को माफ करें, शेरशाह ने मुस्कुराते हुए राणा प्रताप से कहा। प्रताप राणा ने हाथ हिलाकर कहा, आप बहुत विनम्र हैं। कृपया जाकर अपना काम निपटाए, कल हम भाई साथ में बैठकर शराब पिएंगे। शेरशाह ने है कहकर हंसते हुए कहा। निश्चित रूप से, फिर मुड़कर चले गए।
लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने ध्रुवांत को चौंका दिया। शेरशाह के जाने के कुछ ही समय बाद आयरा उनके आंगन में आ गई। प्रताप राणा, शीशनाथ और भीम का अभिवादन करने के बाद वह सीधे ध्रुवांत के पास गई और एक चिड़चिड़े स्वर में बोली, ध्रुवांत, यह चंद्रगढ़ सिटी में तुम्हारा पहला दौरा है न? आओ मैं तुम्हें एक टूर कराऊंगी। उसका हाथ ध्रुवांत को जवाब देने का मौका मिलने से पहले ही आंगन से दूर खींच रहा था। आशीष ने आयरा को ध्रुवांत का हाथ पकड़े हुए घूर कर देखा और उन दोनों को आंगन से बाहर जाते हुए देखा। उसका चेहरा बेहद बदसूरत था और हाँ, शीशनाथ का चेहरा भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। प्रताप राणा ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। भीम चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसका दिल खुशी से उछल रहा था।